ओके तो चलिए उस फुटेज से ही शुरुआत करते हैं आज शो की, क्योंकि मार्केट में तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं करने को। और आई थिंक दो रिएक्शन। अच्छा मैं एक चीज़ बताऊं, वैसे फ्रैंकली बोल रहा हूं मैं, हमारे यहाँ ना हम बहुत ज़्यादा कई बार हाइपर हो जाते हैं। मैं देख रहा हूँ कई लोग कह रहे हैं कि ऐसे मुक्का मारा। ये एक पैशनेट प्लेयर का नॉर्मल रिएक्शन है, उसमें कोई उसमें वो नहीं है। और आई थिंक गुकेश ने भी ये बात कही है, पैशनेट होते हैं। हाँ ऑब्वियसली कोई कैसे रिएक्ट करता है, कोई कैसे रिएक्ट करता है। स्पेशली अगर आपको लगता है कि नहीं आप एक पर्टिकुलर प्लेयर से नहीं हार सकते, जैसा कि मैग्नस को लगता था कि वो गुकेश से नहीं हार सकते। ऐसे में अगर आप हार जाएं तो ये नॉर्मल है। उसके बाद उन्होंने अपोलोजाइज़ भी किया, अगर आप देखें तो एकदम से जैसे ही वो लगा तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई ये ठीक है। इसके बाद हैंडशेक किया, ऐसा नहीं किया। उसके बाद जब वो गुकेश वापस आएंगे तो ये रियलाइज कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन मोमेंट हमारे यंगस्टर के लिए काफ़ी शानदार मौका है ना आशीष। तो ये देखिए, ये देखिए इसके बाद उन्होंने ऐसे किया भी, उसको उनको पैट ऑन द बैक भी किया कि वेल डन। तो ठीक है ये सब। चलिए अब मार्केट पर आते हैं आशीष, क्योंकि ये थोड़ा सा आज हमारे लिए एक अच्छी खबर आई। और चेस एक्चुअली मैं काफ़ी बचपन से फॉलो करता था, तो इसके लिए तब विश्वनाथन आनंद हमारे हीरो हुआ करते थे, तब हमें एक नए हीरो मिल गए हैं। मार्केट एकदम फ्लैट है और बहुत कुछ करने को है नहीं। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, सुबह जिस तरीके से मार्केट गिरा था, मैं सुबह था नहीं वैसे, तो पहले लोगों को ये बता देता हूँ कि मेरा एक थोड़ा सा कुछ मेरी बेटी का एक फंक्शन था, तो इसके लिए मैं नहीं था सुबह। लेकिन तो उसमें जाना ज़रूरी था। तो फंक्शन अच्छा था वो, जैसे कहते हैं मूविंग अप सेरेमनी, तो उसके लिए गया था मैं। तो इसके लिए सुबह नहीं आ पाया था। ऐसा नहीं है कि कोई और कारण था, लेकिन आई एम श्योर कि लोगों ने मिस किया होगा। लेकिन आई एम बैक और ज़्यादा कुछ मिस नहीं किया। मार्केट फ्लैट का फ्लैट ही है। हाँ मिड कैप और स्मॉल कैप में शानदार थी आशीष। आपने पैशनेट प्लेयर की बात करी, मैं भी ऐसी था। आउट हो जाता था तो बल्ला फेंक देता या बल्ला घर ले चलता था। अगर अपना बल्ला होता अपना बल्ला का अब नहीं खेल रहा मैं। लेकिन आप मार्केट से शुरू करा जाए। अच्छा सुबह जब एकदम से खुले और जब वो प्रेशर माउंट हुआ, एक समय तो ऑलमोस्ट 1% के आसपास का दबाव था। वो पिछले कुछ दिनों की जो रेंज थी, पिछले हफ्तों की 2-3 हफ्ते की, वो वायलेट हो रही थी। तो ऐसा लगा मामला गड़बड़ा गया। पर लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हो रहा है। तो आप पहले तो निफ्टी और साथ में निफ्टी बैंक एक अपन की पिछले हफ्ते से चर्चा हो रही थी कि एक शेड बेहतर नजर आ रहा है, आज वो दिख भी रहा है। धीरे धीरे वापस अप्रोच कर रहे हैं उस थ्रेशोल्ड की 56,000 के। कैसे देख रहे हो आप सुबह से मार्केट्स की चाल, और यहां से नजरिया क्या होगा? बिल्कुल, पहले मार्केट की चाल पर बात करते हैं। जैसा मैं फ्राइडे को भी कह रहा था, वो एक फिर तेरी कहानी याद आई की एल्बम याद आ जाती है, क्योंकि मार्केट में रोज़ वही कहानी चल रही है आशीष। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मतलब कहना आसान है कि दोनों साइड ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। तो कहानी वही है, इंडेक्स एक रेंज में है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत शानदार तेज़ी है। आप अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स देखेंगे, मिड कैप और स्मॉल कैप, को मिड कैप और स्मॉल कैप दिखाइए जरा स्क्रीन पर। सारी की सारी कहानी यहाँ पर है। मिड कैप 0.6% ऊपर है, लेकिन स्मॉल कैप देखिए आप, स्मॉल कैप और यही एक और कारण है कि जो कुछ सेक्टर्स चल रहे हैं वो स्मॉल कैप करीब 1.25% से भी ज़्यादा ऊपर है। मुझे बस एक चीज़ जो हल्की सी चुभ रही है ना, वो ये चुभ रही है कि दो चीज़ें एक्चुअली। एक तो इंडिया विक्स लेकर आई है। फ्राइडे तक ऐसा लग रहा था कि इंडिया विक्स ने बॉटम बना दिया है और अब वो मार्केट को हेल्प करने को तैयार है। आज फिर इंडिया विक्स 6% चला और 17 के ऊपर निकला, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। और दूसरा, जो निफ्टी बार बार 20 डेमा को टेस्ट कर रहा है, आई थिंक अभी हमारा 5वां या 6ठा टेस्ट है। हालांकि राइजिंग 20 डेमा है, लेकिन इंटरडे में हम इसको ब्रीच भी कर रहे हैं। आज अगर आप इंटरडे का लो देखेंगे तो वो 20 डेमा के एक्चुअली नीचे भी है, तो वो थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव है। और FIIs लगातार इस मार्केट में शॉर्ट पे शॉर्ट जोड़े जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या FIIs को कुछ पता है जो हम नहीं जानते, और कई बार ये होता भी है, कारण बाद में आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मार्केट कोलैप्स कर रहा है, ये भी नहीं है कि ये जो शॉर्ट्स हैं इनको कोई बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है। मार्केट कितना डाउन है, निफ्टी 37-40 पॉइंट, इसको हार्डली आप डाउन कहेंगे। तो हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि इंट्राडे में काफ़ी डाउन था, लेकिन अब मेरा ये मानना है कि इस मार्केट में अभी एक रेंज है। तो अप्रोच हमारी वही होगी जो अब तक रही है इस मार्केट में। अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो निफ्टी को दोनों साइड ट्रेड करिए, छोटी ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस टाइट रखिए और छोटे मौके खोजने की कोशिश करिए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ शानदार ट्रेड है। यहाँ पर आप ना सिर्फ ट्रेड लें बल्कि बने रहें। एक एग्जांपल है PSU बैंक, जो हमने थर्सडे फ्राइडे से हमने इंडियन बैंक फॉर एग्जांपल 600 रुपये पर पकड़ा था आशीष। इस चैनल पर लगातार उसकी बात हुई थी, ट्रेड दी गई थी उस पर। CDSL आई थिंक हमने स्पॉट किया था। ये एक और स्टॉक था जो हमने पिछले थर्सडे फ्राइडे को पकड़ा था। CDSL हो गया। एक इंडियन बैंक भी दिखा दीजिए जरा। इंडियन बैंक हमने 600 रुपये पर फॉर एग्जाम्पल स्पॉट किया था। तो या तो आप इस तरीके की ट्रेड लेके उसके बाद उसमें बैठें 3-4 दिन। एक चीज़ क्लियर है कि ये मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी आउट परफॉर्म करने वाले, अनलेस मार्केट में
कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिक्लाइन आ जाए, अगर इंडेक्स ही अगर गिर जाए 500-600 पॉइंट, तब मिड कैप अंडर परफॉर्म करेंगे। लेकिन तब तक स्टॉक स्पेसिफिक आपको काफ़ी शानदार ट्रेड मिलेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ PSU बैंक और कैपिटल मार्केट यहाँ सबकी पसंद है। अब आते हैं आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के सवाल पर। देखिए निफ्टी में अब आपके लिए सपोर्ट है करीब करीब 24,500 से 24,600 का। आप थोड़ा सा आज इंटरडे में हम उसके नीचे गए हैं, लेकिन ये 20 डेमा का जोन है और यहीं पर ऑप्शन राइटर भी बैठा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट का, तो यहीं पर सपोर्ट रहेगा। 24,550 से 24,600 के बीच रेजिस्टेंस के जोन दो हैं, पहला 24,750 से 24,800, और अगर आपने इसको क्रॉस कर लिया जो कि आज के हाई थोड़ा ऊपर है, तब फिर 24,850 से 24,950 वो एक रेजिस्टेंस जोन होगी। 24,550 अगर डिसाइसिवली ब्रेक हो, डिसाइसिवली 526 के इंटरडे लो का मतलब नहीं है, डिसाइसिवली अगर ब्रेक हो तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से फिर एग्जिट करें। जो पोजीशन लॉन्ग की हमने बात की है कि 20 डेमा के स्टॉप के साथ बने रहें, उससे फिर एग्जिट की बात करें। बैंक निफ्टी आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि बैंक निफ्टी के मुकाबले एक शेड बेटर है। और फ्राइडे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी निफ्टी बैंक में, जिसने अपने आप ऑलरेडी आज की स्कैंडल को थोड़ा पुश दिया। फ्राइडे को हमने ना सिर्फ हाईएस्ट एवर डेली क्लोज देखा, हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज, हाईएस्ट एवर मंथली क्लोज, मतलब हाईएस्ट एवर सीरीज क्लोज, ये सारे के सारे अगर आप देखें डेली वीकली मंथली, क्योंकि मंथ का भी एंड हुआ था, हाईएस्ट क्लोज था। हमने इंटरडे पर हाईएस्ट लेवल नहीं निकाला, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर हमने हाईएस्ट लेवल के ऊपर बंद हुए थे, तो अपने आप बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। बस एक बार ये 56,000 को क्रॉस कर ले, 56,000 का क्रॉस हुआ तो मुझे लग रहा है कि 58,000 का रास्ता खुलेगा, और यहाँ पर जो बेस है अब वो बढ़कर आ गया करीब करीब 55,000 पर। लेकिन बात यही है कि इंडेक्स ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा इस समय जिगरा चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का मार्केट है, आज सुबह किसी की हिम्मत नहीं होती होगी एक बार जिस तरीके से मार्केट गिर रहा था, तो ये कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एकदम मार्केट बहुत शानदार है। बिल्कुल ठीक, ये है निफ्टी बैंक की मैपिंग और रणनीति। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे नजर रखें तो शो में भी बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स पे चर्चा करते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी, पैनल को इन्वॉल्व करेंगे, उनसे भी तड़का ऐड कराएंगे। लेकिन जब बैंक्स बेहतर शेड पे नजर आ रहे हैं, उसके पीछे एक रीजन था लास्ट वीक के सेकेंड हाफ से वो सरकारी बैंक्स के, अपन ने भी फ्राइडे को बहुत चर्चा करी। सरकारी बैंक्स फ्राइडे को, सरकारी बैंक इंडेक्स हेडलाइन में प्रोड्यूसर आपने मेंशन भी करा, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस, 2-2.5% के आसपास का उछाल आज भी। ये पॉकेट एक तो इस तरह से आउट परफॉर्मेंस क्यों कर रही है, क्या एंटिसिपेट कर रही है, क्या डिस्काउंट कर रही है, और आप सरकारी बैंक पॉकेट को अब यहां से कैसे देख रहे हो? इंडिविजुअल स्टॉक्स तो हमने बढ़िया पकड़ भी रखे हैं। बिल्कुल, देखिए सरकारी बैंकों में जो रैली आ रही है ना, उसके मेरे ख्याल से 3 कारण हैं। ठीक है। सबसे पहला कारण है ये प्री पॉलिसी बिल्डअप है, क्योंकि मार्केट को लगता है कि अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में इस बार 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट और एक बहुत डविश पॉलिसी आने वाली है। ये मार्केट एक बेस केस लेके चल रहा है, और फ्राइडे को यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ब्रेकआउट था जो हमने पकड़ा भी था। जैसे हमने कहा, हमने काफ़ी स्टॉक्स के थ्रू, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक के थ्रू फ्राइडे को भी वो तेज़ी प्ले की थी। वो फर्स्ट डे था रैली का। नॉर्मली फर्स्ट डे ऑफ रैली के बाद सेकंड और थर्ड डे पे इस तरीके की तेज़ी कंटिन्यू करती है। ये मेरे ख्याल से नंबर 1 फैक्टर है। नंबर 2 फैक्टर आशीष जो है, अगर मानसून स्ट्रांग रहा तो वो अपने आप एग्रीकल्चर के लिए पॉजिटिव होगा, जो इन टर्न ज़्यादातर PSU बैंकों के NPAs के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है PSU बैंकों को वो एग्री NPA की वजह से आती है। तो ये एक और रीज़न होगा कि जिसकी वजह से आपको यहाँ पर PSU बैंकों में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। और यहाँ रही बात आखिरी, मेरा ये मानना है कि PSU बैंकों के वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हैं इस लेवल पर। फॉर एग्जांपल SBI अभी भी 1 साल पहले के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जबकि SBI का 1 साल में 30-40% प्रॉफिट भागा है। तो अपने आप SBI जो है वो आपको बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। 52 वीक हाई इसका 3 जून को था, 3 जून मतलब कल टेक्निकली 912, 1 साल पहले 912 पे था, आज ये 816 पे है। मतलब स्टॉक 10% गिरा है वहाँ से, जबकि अर्निंग्स 20 या 25% ऊपर आई होंगी। तो अपने आप स्टॉक जो है वो सस्ता है वैल्यूएशन के हिसाब से। ये एक और कारण है कि PSU बैंकों में आपको इस तरीके की तेज़ी दिखाई दे रही है। इन सब पे आगे बातचीत करेंगे। पॉलिसी से पहले की शायद सुगबुगाहट इन एंटिसिपेशन, मॉनसून वाकई अब तक तो जितने डेवलपमेंट रिपोर्ट हो रहे हैं IMD स्कैमेट द्वारा सब अच्छे ही अच्छे हैं, और वैल्यूएशंस का कंफर्ट। सरकारी बैंक्स पे आगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये पॉकेट गजब चमकी हुई है। लेकिन आपने दूसरा एग्जाम्पल दिया था स्टॉक स्पेसिफिक, वो था CDSL की चाल। और CDSL ही नहीं, कैपिटल मार्केट से जुड़े बाकी प्लेयर्स, CDSL हो, कैम्प्स हो, एंजल वन हो, फिर सब चमक रहे हैं। गजब उफान है इस पॉकेट में। बिल्कुल। कैसे देख रहे हो आप इसको? गणित करने जाओ तो कई सारे स्टॉक्स के वैल्यूएशन को लेकर फिर बहुत कंसर्न्स इमर्ज होते हैं, पर उससे मतलब नहीं, मोमेंटम तो गजब पकड़ लिया है। मोमेंटम गजब है यहाँ पर, और कैपिटल मार्केट का इंडेक्स देखिए आप 2% ऊपर है।
आई थिंक इसमें एक चीज़ जो है, अगर आप जब आप की अगर मेमोरी स्ट्रांग हो जैसे है आपकी, जब हमारी मार्केट एकदम पीक बुल मार्केट में थी, 3 सेक्टर थे जो सबसे ज़्यादा चलते थे, डिफेंस, PSU बैंक्स और कैपिटल मार्केट। इसमें से अगर आप 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो डिफेंस में बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका था, और अब अगर आप देखें पिछले 3-4 दिन से डिफेंस थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। तो अब जो स्मार्ट मनी है या HNI मनी है वो चेस कर रही है इन 2 सेक्टर्स को, कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक्स और PSU बैंक्स। यहाँ मुझे लग रहा है अब एक कैचअप प्ले है। प्लस कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स में मुझे एक और जो चीज़ लगती है, पिछले 6 महीने हमने क्या लगातार बात की कि वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं। अब मार्केट में वॉल्यूम्स वापस लौट रहे हैं, खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरीके से रैली वापस आई है। आप अगर देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप लगातार 1 महीने से 2 महीने से अब आउट परफॉर्म कर रही है। ये अब 3-4 दिन की कहानी नहीं बच गई है ये। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप का मूव देखेंगे, अब 1 महीने से ऊपर हो गया। ये देखिए निफ्टी मिड कैप 1 महीने का 7.4% है। आप निफ्टी का 1 महीने का मूव देखेंगे, उसके मुकाबले कुछ ये स्मॉल कैप 1 महीने में 10% चला आशीष स्मॉल कैप 1 महीने में, और यही निफ्टी 1 महीने में सिर्फ 1.4% है। और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, ये ना इस देश की रिटेल ने एक चीज़ क्लियरली समझ ली है कि इस ज्ञान पे मत जाइए कि स्मॉल कैप और मिड कैप में रिस्क है, लार्ज कैप में कंफर्ट है। लार्ज कैप कुछ नहीं करके दे रहे हैं, और खासतौर से वो लार्ज कैप जिसमें FIS का इतना बड़ा एक्सपोजर है, कोई क्यों लेगा। जैसी रैली आती है सेलिंग आ जाती है FIS की। रिलायंस 2 दिन चलता है, तीसरे दिन गिर जाता है। HDFC बैंक 3 दिन चलता है, चौथे दिन गिर जाता है। तो अब मार्केट का फोकस उन सब, ये देखिए, ये इसमें कोई क्या ही बना लेगा पैसा। तो इसके लिए उसकी जब दूसरी तरफ आप देखिए, आप एंजल 1 का 1 महीने का चार्ट देखिए, आप CDSL का 1 महीने का चार्ट देखिए, ये देखिए, ये इस तरीके का पैसा बन रहा है। जब पैसा यहाँ पे इस तरीके का बन रहा है तो कोई क्यों, आप जितना मर्जी कह लें, HDFC बैंक में सेफ्टी है, रिलायंस में सेफ्टी है, TCS में सेफ्टी है। आया तो कमाने हूँ, अब मैं मार्केट में सेफ्टी के लिए नहीं आया हूँ, मैं मार्केट में पैसा कमाने के लिए आया हूँ। ये सब के सब जो मैंने ये पूरी की पूरी थ्योरी इसके लिए आउट द विंडो हो रही है। इसके लिए कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स जो है ना वो चल रहे हैं, और पिछली बार भी ये शेयर इसीलिए भागे थे। तो ये लोगों की मेमोरी में था, इसके लिए कोई वैल्यूएशन नहीं देखता आज की मार्केट में। फैक्ट है ये, आज की मार्केट में कोई वैल्यूएशन नहीं देखता। अगर वैल्यूएशन देखता होता तो BSE का स्टॉक या अनलिस्टेड मार्केट में NSE का स्टॉक इस लेवल पे नहीं होता। तो वैल्यूएशन इस समय कोई नहीं देख रहा है, सबको बस ये दिख रहा है कि पैसा कहाँ बन रहा है, मोमेंटम कहाँ है। सब मोमेंटम को चेज कर रहे हैं, इसी में आप ये चेज कर रहे हैं। हाँ, अगर मार्केट गिरा तो ये स्टॉक ज़्यादा गिरेंगे, लेकिन जब तक मार्केट एक रेंज में है तब तक इन स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस है। रिटेल स्मार्ट है, और रिटेल की स्मार्टनेस थी आज के जो दोनों IPOs लिस्ट होने आए। तो उस पर आगे आता हूं, बातचीत उस पर भी करेंगे अपन लोग। आवाज ने कहा था दूर रहिएगा, वैल्यूएशन कंसर्न्स हैं, और देखिए कोई कमाई नहीं हुई इस पर पैसा डाल के किसी की। खैर, वो आगे की चर्चा। पहले जरा आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखाता हूं। डॉक्टर साहब लेकर आइए जरा स्क्रीन पे। पहले एक काम करिए, तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे। अदानी पोर्ट्स, आज सुबह से अच्छे मूव्स, इनफैक्ट ऑफ लेट बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन हो रहा है स्टॉक में, और आज सुबह किसी की प्रिफर्ड पिक भी थी, तो हम वो राइड भी कर रहे हैं और अच्छा मूव डिलीवर करता हुआ। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेल्स नंबर्स में अपने पीयर्स से कहीं बेहतर परफॉर्म करके दिया, 2.25% का उछाल। इसके सेल्स के अपडेट्स पे और डिटेल पे बातचीत होगी शो में आगे। इटर्नल आज यानी कि जोमैटो 1% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। ये निफ्टी के बढ़िया मूवर्स आपकी स्क्रीन पे रख दिए। प्लेट फ्लिप करिएगा। टाटा कंज्यूमर, सारे FMCG आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस पोर्ट्स के साथ ये भी मजबूत, और अभी जर्चा हो रही थी कैपिटल मार्केट से जुड़ी स्टोरीज। वायदा का टॉप गेनर आपकी स्क्रीन पे CDSL। यस बैंक 7% मजबूत। मेरे ख्याल से यस बैंक की ध्यान रखिएगा, कल फंड रेजिंग पर फिर एक बोर्ड मीट है, और उससे पहले इस तरह का एक्शन पिकअप हो रहा है। कैपिटल मार्केट से जुड़ा एक और स्टॉक कैंप्स 4.5% मजबूत। सरकारी बैंक की चर्चा हो रही थी, यूनियन बैंक 4-4.5% की मजबूती के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। ये तेजी वाले हाइलाइट्स हैं। मंदी वाले हीरो मोटोकॉर्प, डिसअपॉइंटिंग सेल्स थी हीरो मोटोकॉर्प की, आज सुबह अपनी चर्चा हो रही थी, 2% दबाव के साथ खड़ा हुआ है। HDFC लाइफ 1.25% दबाव। टेक महिंद्रा IT आज पस्त है, 2.25% टेक महिंद्रा कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। आइनॉक्स विंड, ये वायदा में हिस्सा बन गया अब तो, शायद रिजल्ट आए थे कल, नंबर देखने में ठीक थे, देखिए क्या हाल है, 0.5% दबाव के साथ। नायका अच्छे नंबर्स पे 4.25% कमजोर। चोला इन्वेस्टमेंट 2.25% दबाव, और एम्फोसिस 3% के आसपास ही कमजोरी के साथ ये काउंटर भी इस समय ट्रेड करता हुआ। इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स पे अपन शो में आगे बातचीत करेंगे। शो में बातचीत पहले बता दूं क्या क्या है शो में आपके लिए लाइंड अप।
आज का जो सीएनबीसी आवाज का कमाई का अड्डा का पैनल है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। अपन फंडामेंटल्स टटोलेंगे SMIFS के शरद अवस्थी साहब के साथ में टेक्निकल्स और वायदा का पर्सपेक्टिव देने के लिए गाबा सर होंगे, मानस होंगे, पालविया साहब होंगे, सोनी पटनायक होंगी, अमित सेठ होंगे, सौमिल मेहता होंगे। ये सब आज 2 जून भी है, तो 2 जून की रोटी कमाने में फिर से मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके आगे मैंने कहा था महिंद्रा एंड महिंद्रा पीयर्स से जो बेहतर करके दिखा रहा है उसकी डिटेल्ड एनालिसिस, क्यों आउट परफॉर्मेंस हो रहा है, तो उस पर सुदर्शन को जोड़ेंगे। और जब ऑटोज की चर्चा छिड़ी है तो अभी ईवी पॉलिसी की क्लैरिटी आई है सरकार की तरफ से, रोहन जोड़ेंगे उस ईवी पॉलिसी पर। फिर क्या चल रहा है वो सेगमेंट हमारा, 2 ही चीजें चल रही हैं भाई, FMCG और सरकारी बैंक्स। आज बाजार खुलते से ये पॉकेट्स आउट परफॉर्म कर रही थी। FMCG की चाल के पीछे के रीजंस मंगलम से जानेंगे, और सरकारी बैंक्स उसकी मैपिंग करेंगी कंचन, और उस पर अपन डिस्कशन भी करेंगे पैनल के साथ। 4 का चौका लेकर आऊंगा, पर वो क्लोजर टू दैट टाइम वो टीजर भी ले आऊंगा। खैर बता ही देता हूं ताकि एक्सपर्ट रेडी भी रहें। सस्ता ऑप्शन, FNO सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा, ये सब होगा आगे। मिताली को जोड़ेंगे, गिफ्ट निफ्टी, इसने इतिहास रचा है। क्या है वो इतिहास है, मिताली से डिटेल में बातचीत होने वाली है। फिर बिग मार्केट वॉइसेस में गुरमीत चड्डा, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO, बढ़िया मार्केट्स पे और स्टॉक्स पे गुरमीत से चर्चा करेंगे। उसके बाद कल की स्ट्रैटेजी पे फिर बातचीत। अभी तो 2 PM की स्ट्रैटेजी थी, अब तक के मार्केट्स की मैपिंग हुई थी। जाते जाते बाजार की चाल कैसी नजर आ रही है और क्या करना चाहिए कल के हिसाब से, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से फिर से बातचीत हो रही होगी। और फिर इस बढ़िया पैनल से अपन अभी भी पिक ले रहे होंगे और आगे BTST या STVT कॉल्स लेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज है, आलोक को भी दिल्ली से जोड़ेंगे। तो डॉक्टर्स जो फ्रीबीज देते हैं उस पर कुछ एक्शन हो रहा है, तो आलोक बताएंगे क्या है, आप तो कह रहे हो। नहीं बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड आई एम हैप्पी कि इट्स हैपनिंग, क्योंकि इसमें 1-2 कंपनियां, मैं नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने काफ़ी करप्ट किया था इस फील्ड को। तो खैर एनीवे, आज तो पहले से गिर रही थी ना, आई नो, बट थोड़ी सी और स्ट्रिक्ट हो रहे, तो ठीक है, अच्छी बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और पैनल तैयार है हमारा। ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून गावा सर, बताइए क्या रहेगा आपका ट्रेड इस समय का। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड। ट्रेड करा है 1123, बहुत बढ़िया बेस बना है, उसके बाद एक अपमूव मिला है, वो आज मिला है। मेरे ख्याल से टारगेट होगा करीब 1140 का और स्टॉप होना चाहिए करीब 1115 का, मतलब 8 रुपए का स्टॉप लॉस है, 1140 पॉसिबल है। पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड लीजिए भाई, बेस बढ़िया फॉर्म कर रहा है। पद्मिनी नहीं, पद्मिनी नहीं, पिरामल एंटरप्राइज। गलती हो गई लाइक लास्ट टाइम। ये आप पद्मिनी कहां से याद आया था, ये बताओ आप। फ्राइडे को आपने पद्मिनी बोला था ना इसको। प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड का, PEL का, प्रीमियर ऑटोमोबाइल PAL, गलती हो गई थी मेरी। हाँ, तब तो ठीक है, फिएट की बात कर रहे तो ठीक है। मुझे पद्मिनी कौन है अड़ोस पड़ोस में पूछना चाहता था, लेकिन ठीक है, ये पैल की बात कर रहे थे। पिरामल एंटरप्राइजेस, बेस बढ़िया फॉर्म हो रहा है, खरीदारी करने का कॉल गाबा सर का। मानस, गुड आफ्टरनून साहब, ये इस समय का प्रेफर्ड पिक कौन सा? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए, कैंप्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन के बाद कैंप्स ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है, लास्ट मंथ के हाइस को ब्रीच किया है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक कैंप्स में तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 4094 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 4250 के, 4250 के। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 4150 का 4150 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 167 पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, 4150 का कॉल ऑप्शन। उसमें आपको 124 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 250 रुपए के टारगेट सेट करना। ओके, कैम्स यहाँ पर ब्रेकआउट को चेज करिए, ये हो गई मानस की तरफ से आपके लिए ट्रेड। सोनी जी, गुड आफ्टरनून। सोनी जी, आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय है UPL में। काफी टाइम के बाद 7 डेज ऑफ रेड कैंडल के बाद आज एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल दिखा के रिवर्सल नजर आ रहा है। यहाँ पे RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और अगर 630 के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रहेगा कॉल राइटर्स की बहुत शार्पली, और हमें लगता है कि टुवर्ड 650 655 लेवल्स टेस्ट कर सकता है। सो UPL के फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 628, टारगेट्स है 650 और 655। साइमल्टेनियसली अगर कोई चाहे तो 640 कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं 16 रुपए में। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 10 रुपए का, टारगेट है 22 से 25 रुपए के।
यूनाइटेड फॉस्फोरस यूपीएल सोनी जी का प्रेफर्ड पिक है, चाहे तो 640 का कॉल भी खरीद सकते हैं। पालविया साहब गुड आफ्टरनून। पालविया साहब इस समय का बढ़िया वाला पिक कौन सा? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो स्टॉक पसंद आ रहा है ग्लेनमार्क। अगर ग्लेनमार्क का स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है, और स्टॉक का नियर टर्म चार्ट पे स्ट्रक्चर देखें तो ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन का एक कंसोलिडेशन रेंज का भी ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। हमें लगता है जिस तरीके की स्ट्रेंथ ग्लेनमार्क में यहाँ पे देखने को मिली, फ्यूचर्स में बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 1525 से 1535 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1470 के आसपास। ओके, ग्लेनमार्क ये हो गई राजेश पालवे जी की पिक। अमित सेठ के पास चला जाए। अमित जी गुड आफ्टरनून, क्या पिक किया आपने? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा इस समय का पिक रहेगा लार्सन एंड टूब्रो। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। आज के सत्र में भी हमने देखा कि स्टॉक थोड़ा नेगेटिव खुला था, लेकिन उसने 10 डेमा टेस्ट किया और अब ऑलमोस्ट एट डेज हाई है। यहाँ पे हायर हाई हाई लो स्ट्रक्चर इन प्लेस है और रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे स्लोली कैचअप कर रही है। तो 3683 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 3630 का, 3630 का, और टारगेट्स रहेंगे 3780, 3780 के। हाँ, आज दिक्कत में खुला था। हैवी वेट सारे दिक्कत में थे, लार्सन एंड टूब्रो दिक्कत में था, पर इसके साथ अच्छी खबरें राइड कर रही थी। आता हूँ उसकी डिटेल्स में, लेकिन लार्सन एंड टूब्रो सेठ साहब का प्रिफर्ड पिक बढ़िया घूमा है और तेजी तूल पकड़ेगी। आज के सारे ट्रेडिंग बेट्स हो गए और सब के सब बाय कॉल्स हैं। थोड़ी देर में रिकैप भी कर दूंगा, लेकिन शरद अवस्थी साहब के पास चला जाए एक बढ़िया सा फंडामेंटल तड़का ऐड करने के लिए। और सीधा मनी बना लिया, दाढ़ी बढ़िया, और दाढ़ी कलर भी नहीं कर रहा है, अच्छी लग रही है वैसे। अब ऐसी आती है जैसा भी समझ लीजिए। हाँ, ऐसी ही आती है जैसा भी समझ लीजिए। तो कलर करना तो अपने हाथ में था। पर अवस्थी साहब, आज का प्रेफर्ड पिक फंडामेंटली क्या पसंद आ रहा है एसएमआईएफएस में आप लोग को? हम लोग को लगता है एसीसी शायद यहाँ से एक डिसेंट बेट हो सकती है। ऊपर से स्टॉक ने एक डिसेंट करेक्शन देखी है पिछले कुछ समय में। अभी अगर आप देखें, अडानी ग्रुप का एक अग्रेसिव कैपेक्स का टाइमलाइन भी है, जिसका फायदा एसीसी को भी मिलना चाहिए। बड़ी कंपनीज के कंपैरिजन में एसीसी का अगर आप ईवी पर टन भी देखें तो सब्सटैंशियल डिस्काउंट पे है, और इसका मुख्य कारण है कि उनका ईबिटा पर टन कंपैरेटिवली कम है। इस क्वार्टरली अपडेट में भी कंपनी ने बोला है कि 125-150 रुपए प्रति टन की इंप्रूवमेंट ऑलरेडी आई है, और जो स्टेप्स वो उठा रहे हैं, जो कैपेक्स उनका 2 फोल्ड है, कैपेसिटी बढ़ाना और प्लस एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज को इम्प्रूव करना, ग्रुप सिनर्जीज को यूज करना, तो वो सबका फायदा आने वाले समय में दिखना चाहिए। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो इस क्वार्टर लगभग 700 रुपए प्रति टन की इबिटा आई है, वो ग्रेजुअली कंपनी बढ़ा के 1000 रुपए जो इंडस्ट्री एवरेज है इबिटा पर टन का, वहां तक ले जाएगी। और जैसे जैसे ये होता है, मुझे लगता है जो ईवी पर टन में डिस्काउंट है सारे बड़े प्लेयर्स के बीच में, एसीसी सबसे डिस्काउंट पे ट्रेड करता है, अब वो गैप भी फुलफिल होगा। तो अगर वो गैप फुलफिल होता है और 110-120 ईवी पर टन पे कंपनी ट्रेड करती है, तो हमें लगता है अगले 1 साल में आपको यहाँ से 30-35% जैसी अपसाइड होनी चाहिए। तो 2400 रुपए के इनिशियल टारगेट्स के हिसाब से एसीसी। ओके, चलिए, तो ये एसीसी पर एक बेट हो गई। अब सोमिल भी जुड़े हैं हमारे साथ शो में। सोमिल जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। मेरा ट्रेड होगा आईआरएफसी पर, और आईआरएफसी पे मेरे को लगता है कि एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ है। अच्छा ब्रेकआउट है। मीडियम टर्म आउटलुक में भी ये एक अच्छा बेट हो सकता है। इन द वेरी शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस लगाएंगे 138 और टारगेट होगा 150 का। आईआरएफसी, वैसे इस पैनल में बहुत सारे लोग सुबह जुड़े हुए थे, बहुत बढ़िया स्टॉक पिकिंग हुई थी, स्टॉक्स गजब के रिटर्न्स दे रहे हैं। मैं मैप करूंगा उनको, अब फ्रेश व्यू क्या बनता है उन स्टॉक्स पे, उस पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन इस समय सारे के सारे बाय आइडियाज हैं। पिरामिल एंटरप्राइजेस गाबासर का, कैम्स मानस का, सोनी जी का यूपीएल, सेठ साहब का लार्सन एंड टूब्रो, सोमिल का आईआरएफसी, पालविया साहब का ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, सारे बाय साइड के आइडियाज। और फंडामेंटली शरद अवस्थी साहब और उनकी एसएमआईएफएस की टीम को एसीसी लॉन्ग टर्म के लिहाज से पसंद आ रहा है। लार्सन एंड टूब्रो मैं इसीलिए कह रहा था, सुबह खराब खुला जरूर था, लेकिन खबरों का तड़का उसके फेवर में इसलिए जा रहा था क्योंकि आपको याद होगा फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, वो 14,000 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र सरकार का जो प्रोजेक्ट है, ऑर्डर रोल आउट हुआ था टनल वाला, वो महाराष्ट्र सरकार ने टेंडर रद्द कर दिया है। रीबिड के लिए खुलेगा तो एलएनटी के फेवर में गया, क्योंकि एलएनटी कंटेस्ट करने गया था सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से हारने के बाद।
और दूसरी तरफ अगर जीडीपी के नंबर्स देखे हो आपने तो उसमें कैपिटल फॉर्मेशन में तगड़ा उछाल है और उसमें भी सरकारी केपेक्स तूल पकड़ा है, गजब का तूल पकड़ा है। तो वो एल&टी जैसी कंपनीज के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर थी। आप देखिए कहां आके खड़ा हुआ है। अवस्थी साहब, लार्सन टूब्रो में आप लोग का व्यू क्या है फंडामेंटली स्टॉक पे? देखिए, मुझे लगता है डिफेंस का जो स्कोप वो बनाने की बात कर रहे हैं वो एक मटेरियल ट्रिगर हो सकता है आने वाले समय में। प्लस जनरली मुझे लगता है कि कैपेक्स से भी रहेगा पूरा इंडस्ट्री का व्यू, तो उसका भी फायदा होना चाहिए। और एक बड़ा हिस्सा एसओटीपी का आज के दिन लार्सन एंड टूब्रो की जो आईटी सब्सिडियरीज है वहां से आ रहा है, प्लस एल&टी फाइनेंस से आ रहा है। तो हमारा ये मानना है कि खास करके आईटी वाली जो स्पेस है, चाहे एलटीटीएस हो चाहे एलटीआईएम हो, वहां से उनको काफी बड़ा फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए वैल्यूएशन अपटिक में। ग्रॉस बिजनेस में हो सकता है आपको टिपिकल बिजनेस में एक साल में तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे, और डिफेंस में स्केल अप होके भी शायद टोटल रेवेन्यू के टर्म्स में 7-8% जैसा इम्पैक्ट होगा। इमीडिएट साल 1.5 साल में मुझे हमारा ये मानना है कि आईटी में जो रीरेटिंग अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स होती है उसका काफी बड़ा फायदा एल&टी को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी एसओटीपी में लगभग 30-35% आईटी कंपनी जो सब्सिडियरीज की वैल्यूएशन से आ रहा है, तो वो एक ट्रिगर है। तो हम लोग इनिशियली यहाँ से करीब 4,000 रुपए तक के टारगेट्स लेके चल रहे। टेक्निकली साउंड था, फंडामेंटली भी अपसाइड नजर आता है। लार्सन एंड टूब्रो रखिए अपने रेडार पे। आज वैसे ऑटोज फोकस पे थे क्योंकि नया मंथ था, हमें मई बिक्री के आंकड़ों का इंतजार था। कुछ कल आ गए थे, कुछ आज सुबह सब तड़के आए। ऑटोज दिन के वैसे नंबर्स अच्छे थे। नंबर्स में हाईलाइट थी एमएनएम, टीवीएस मोटर्स, आइशर मोटर्स, अशोक लेलैंड, इवन बजाज ऑटो नंबर्स अच्छे थे। पस था, इनलाइन था मारुति का, और खराब अगर नंबर्स थे तो टाटा मोटर्स के और हीरो मोटोकॉर्प के। ये पूरी तस्वीर थी ऑटो सेल्स की। पर आपने नोटिस करा होगा एमएनएम आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी के टॉप गेनर्स में से एक है, 0.25% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ और लगातार अपने पीयर्स को कर रहा है आउट परफॉर्म। ये देखिए एमएनएम की चाल। गावा सर, एमएनएम का चार्ट आप रेडी रखना। मैं अभी जा रहा हूं सुदर्शन के पास ये समझने के लिए कि एमएनएम के इन नंबर्स के जो आंकड़े आए थे उसके इंटरनल्स क्या हैं। साथ ही रोहन भी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। नई ईवी पॉलिसी आई है, उस पर रोहन बस आ रहा हूं थोड़ी देर में आपसे बातचीत। लेकिन पहले सुदर्शन आप बताओ एमएनएम के इंटरनल्स। भाई साहब, सॉलिड कर रहा है ये स्टॉक इस समय? सो अगर जो आप एक कंपनी देखोगे ऑटो सेक्टर में जो कि कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रही है पेयर्स को, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो उसके कुछ एक कारण है। तो आज हमने 5 कारण ढूंढने की कोशिश की है। उसमें सबसे पहला कारण ये है कि अगर जो एमएनएम का पैसेंजर व्हीकल का पोर्टफोलियो देखोगे तो उसमें सिर्फ एसयूवी है, जो कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, और ये ऐसा सेगमेंट है जो कि कंटिन्यूसली दूसरे सेगमेंट्स को आउट परफॉर्म कर रही है। और वो पता चलेगा आप अगर जो आप नंबर्स देखोगे तो मई के महीने में एमएनएम का टोटल सेल्स में 17% का बढ़त देखने को मिला है, और जहां तक एसयूवी की सेल्स की बात है तो वहां पे 21% का बढ़त देखने को मिलेगा। और अगर जो आप मारुति का एंट्री लेवल सेगमेंट देखोगे तो वहां पे 13% का गिरावट देखने को मिला है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि एसयूवी किस तरीके से आउट परफॉर्म कर रही है। दूसरा, अगर जो आउटलुक की बात करते हैं तो ऑटो बॉडी सायम बोल रही है कि पीवी दैट इज पैसेंजर व्हीकल का ग्रोथ आउटलुक FY26 का है 1 से 2% रहने का, लेकिन उसी के सामने एसयूवी का ग्रोथ जो है वो मिड टू हाई सिंगल डिजिट रह सकता है। तीसरा, मार्केट शेयर, क्योंकि एसयूवी स्ट्रांग होने के कारण ये एमएनएम कंटिन्यूसली मार्केट शेयर गेन कर रही है। अगर जो आप देखोगे पैसेंजर व्हीकल में अप्रैल और मई महीने में इनका मार्केट शेयर 3.1% बढ़ा है, और सिर्फ मई के महीने में 3.4% का बढ़त देखने को मिला है। और ईवी पे आते हैं तो अप्रैल और मई महीने कंबाइंड मार्केट शेयर में 16% बढ़त देखने को मिला है, और सिर्फ मई में 15% का बढ़त देखने को मिला। अगर जो ऑटो से अलग आकर ट्रैक्टर सेगमेंट में देखेंगे तो यहाँ पे भी आउटलुक अच्छा है, और कंपनी ने आज मई सेल्स के साथ ये भी बोला है कि मॉनसून अर्ली होने के कारण आगे के महीने में भी सेल्स अच्छे रह सकते हैं। और यहाँ पे भी जो FY26 का आउटलुक है वो है हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ। तो एमएनएम के लिए सिर्फ ऑटो नहीं, ट्रैक्टर सेगमेंट भी अच्छा कर रही है, और उसी के कारण आज देख रहे हो कि एमएनएम अमंग्स टॉप निफ्टी गेनर्स है। ये देखिए, बढ़िया एसयूवीज आउट परफॉर्म कर रही है, ये तो सच है भाई। एक जमाने में एसयूवी इक्का दुक्का दिखती थी, आज तो डोमिनेंस है इवन रोड पे।
और इवन आउटलुक सियाम के लिहाज से अगर पैसेंजर व्हीकल 1 से 2% बढ़ेंगी तो एसयूवीज मिड से हायर सिंगल, मिड से मतलब 5 से 9% के बीच की ग्रोथ हो सकती है एसयूवीज की। तो FY26 में मैसिव आउट परफॉर्मेंस की तैयारी, मार्केट शेयर बढ़ रहा है और इनके पास तो ट्रैक्टर का तड़का और मॉनसून की पिक्चर तो आप जानते हो। उम्मीद से बेहतर, क्रॉस फिंगर्स क्रॉस्ड, टचवुड, शायद इस बार देखने को मिलेगा। गाबा सर, आपने इमेज देखी क्या पीछे M&M वाली? अपन ने आपकी लाल वाली थार सबसे आगे रखी है। लेकिन देखी नहीं है मैंने। लेकिन कैसे नहीं देखी? सबसे आगे खड़ी हो, लाल वाली आप ही की तो है। लाल तो देखी मैंने, लाल देखी है बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। तो लाल चार्ट कैसे लग रहे हैं M&M के? मुझे चार्ट पसंद है। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर M&M का बढ़िया है। 3 हफ्ते से हम करेक्शन देख रहे हैं और अच्छा बेस बन रहा है करीब अराउंड 2975 के आसपास। वो डीप स्टॉप लगाना चाहिए और मेरे ख्याल से जो नीचे की गिरावट है वो थम गई है। अपमूव शुरू होना चाहिए यहाँ से। नियर टर्म टारगेट करीब 3100 पे 3150 पॉसिबल है। तो 2-3-4 दिन लग सकते हैं, लेकिन अपमूव ऑन है, डाउनसाइड लिमिटेड है, अपमूव इज ओके। M&M पॉजिटिव बायस, पॉजिटिव बायस है, डाउनसाइड लिमिटेड है, पॉसिबिलिटी ऑफ अपसाइड बढ़िया नजर आती है। खैर, ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा की हाइलाइट्स। ऑटो सेल्स अच्छे थे, पर महिंद्रा चला भी हुआ है। सबसे प्रिफर्ड फंडामेंटल बेट अवस्थी साहब आप लोग की ऑटो में है कि नहीं कोई, और है तो कौन सी है साहब? देखिए, 4 व्हीलर्स में तो मुझे लगता है जो वैल्यूएशन पे हम ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि फ्रंटलाइन स्टॉक्स में चाहे वो M&M हो चाहे मारुति हो, वहां भी थोड़ी बहुत अपसाइड है। बट बेस्ट बेट के हिसाब से मुझे लगता है अपसाइड के हिसाब से टाटा मोटर्स में सबसे बढ़िया बेट निकल के आ रही है। हम लोग के हिसाब से वहां पे ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। जो नई लॉन्चेस है उसकी भी ट्रैक्शन रहेगी। M&M में नई लॉन्चेस की ट्रैक्शन का इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो हमें लगता है जैसे जैसे टाटा की भी इलेक्ट्रिक की नई लॉन्चेस आती हैं, उसका बहुत बड़ा फायदा उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर 2 व्हीलर्स में देखें तो मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प हमारी टॉप बेट है वहां पे। बजाज ऑटो अब ये रिजल्ट्स के बाद हम लोग बहुत बुलिश नहीं है, बट हीरो मोटोकॉर्प हमें लगता है अभी भी काफी अपसाइड है। वीडा की लॉन्च, सस्ती जो वीडा आई है उसकी लॉन्च, प्लस हर प्रीमियम सेगमेंट में भी उनकी प्रेजेंस है और R&D जो इफेक्ट्स है वो भी लीड करेंगे, तो वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट है। महिंद्रा में थोड़ी बहुत अपसाइड अभी भी बाकी है अगले साल। अब जो पहले हम 110-15 की अर्निंग की बात कर रहे थे, अब लगभग 140 के आसपास की अर्निंग इस साल बात कर रहे हैं। तो 20-21 टाइम ही फॉरवर्ड ट्रेड कर रहा है, तो एक्सपेंसिव नहीं कह सकते महिंद्रा को। बट टॉप बेट के हिसाब से मुझे लगता है अपसाइड सबसे ज्यादा हमारे लिए टाटा मोटर्स में निकल के आ रही है, लगभग 950,000 रुपए के टारगेट के हिसाब से। और हीरो मोटोकॉर्प 2 व्हीलर्स में लगभग 5800-5900 के टारगेट के हिसाब से। अच्छा, ये तो हो गया ऑटो सेल्स की चर्चा, लेकिन रोहन को जोड़ लेते हैं। नई ईवी पॉलिसी में क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, क्या खास है? और नई ईवी पॉलिसी की जब चर्चा होती तो सब जानना चाहते हैं टेस्ला वाले भैया आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। रोहन, क्या अपडेट्स हैं भाई? जी, अभी तक के जो इंडिकेशंस हैं, टेस्ला वाले भैया बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं अभी तक, क्योंकि ये जो पिछले एक साल पहले लगभग इस पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ था। एक साल में कई सारे जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुए थे और आज फाइनल जो गाइडलाइंस हैं वो जारी हुई है। और अब तक जो सूत्र बता रहे हैं, टेस्ला ने बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई है इन स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस में। बाकी कंपनियों ने दिखाई है, मर्सिडीज बेंज की तरफ से आया है, स्कोडा फोक्सवैगन की तरफ से आया है, लेकिन टेस्ला की तरफ से अभी कोई क्लियर इंटरेस्ट नहीं आया है। जो एक अगर पॉलिसी गाइडलाइंस की बात करें जो आज जारी हुई है, लगभग वही है जो हम लगातार रिपोर्ट करते आ रहे हैं कि जो कंपनियां प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती हैं भारत में, वो चाहती हैं कि उनका मार्केट बने, तो उनको भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करनी पड़ेगी। कम से कम $500 मिलियन यानी कि 4150 करोड़ रुपए का निवेश का कमिटमेंट करना पड़ेगा। 3 साल में उनको ये जो इन्वेस्टमेंट है वो शुरू करना पड़ेगा और इसके बदले में उन्हें कंसेशनल रेट पे 15% ड्यूटी पर उन्हें 5 साल तक अपनी गाड़ियों को इंपोर्ट करने की इजाजत होगी। उसकी एक कैप होगी, हर साल वो 8000 यूनिट्स जो है वो इंपोर्ट कर सकेंगे, यानी 5 साल में 40,000 यूनिट। एक कुछ और शर्तों का पालन करना पड़ेगा इस गाइडलाइन के हिसाब से, वो है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन यानी कि लोकलाइजेशन की शर्तें। 3 साल में 25% जो आप कंपोनेंट लेते हैं वो भारत से लेना पड़ेगा और 5 साल में इसे बढ़ाकर 50% करना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों में इसकी जो एप्लीकेशन विंडो है वो शुरू होने वाला है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि बहुत मल्टीपल विंडो जो है वो शुरू कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट पहली बार में नहीं आता है तो उसे दोबारा से शुरू किया जा सकता है, लेकिन कुल मिला के एक फिक्स कमिटमेंट करना पड़ेगा।
टेस्ला की जहाँ तक बात है तो अब से थोड़ी देर पहले जो एच डी कुमारस्वामी भारी उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने भी साफ तरह से कहा इस बात को, और ये बाइट हम अभी सुनते हैं कि जब उन्होंने कहा कि टेस्ला ने बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। आइए इसे सुनते हैं हम। Tesla and the VinFast and the pure EV makers that the policy was meant to attract. Tesla, we are not actually expected from them. They have only to start 2 showrooms. They are not interested in manufacturing in India. ओके चलिए, तो टेस्ला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ये बेसिकली टेस्ला बेचना चाहती है यहाँ पर गाड़ियाँ, लेकिन बनाना नहीं चाहती। ये इसीलिए तो स्टॉक गिर रहा है। हाँ, है ना टेस्ला का। सौमिल, टेस्ला का स्टॉक देखा क्या? टेस्ला डेफिनेटली ड्राइव किया है मैंने। अरे सही में देखा हुआ है। डेफिनेटली ड्राइव भी किया है। बहुत अच्छी गाड़ी है, नो डाउट अबाउट इट। बात स्टॉक के सौमिल। चलिए काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बाजार का फोकस आज 2 सेक्टर्स पर है, एफएमसीजी और सरकारी बैंक। यहाँ काफ़ी शार्प मूव्स हैं। हमारे साथ मंगलम और कंचन जुड़े हैं। पहले मंगलम के पास चलते हैं और जानते हैं कि एफएमसीजी शेयरों में आज ये रफ्तार क्यों है। मंगलम, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले तो अगर आपको याद है, सितंबर 2024 में गवर्नमेंट ने पाम ऑयल पे ड्यूटी बढ़ाई थी। पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे और गवर्नमेंट ने ड्यूटी बढ़ा दी थी, तो उस वजह से जो उनके इनपुट्स हैं उनका दाम काफ़ी बढ़ चुका था। और पाम ऑयल जो है और उसके डेरिवेटिव्स PFAD 2-4 चीज़ों में काम आते हैं एफएमसीजी में। सबसे पहले तो आपके जितने भी स्नैक्स हैं, बिस्किट्स हैं, वो सब में बेस ऑयल की तरह पाम ऑयल यूज़ किया जाता है। और PFAD है वो साबुनों में यूज़ किया जाता है। पाम फैटी एसिटेट, कुछ केमिस्ट्री जैसा नाम है उसका। आप कुछ भी कह दो कि हम हाई बोलेंगे। नहीं नहीं गलत तो कुछ नहीं कहूँगा मैं। तो ये सारी चीज़ों के दाम बढ़ने की वजह से आपने देखा होगा कि तीसरी तिमाही और चौथे क्वार्टर में भी एफएमसीजी के मार्जिन्स बहुत कंप्रेस हो चुके थे और काफ़ी कंपनीज़ के ग्रोथ भी नहीं आए थे, क्योंकि भाव इतने बढ़ गए थे कि वॉल्यूम ग्रोथ कुछ नहीं आई थी। अब आज का टाइम है जब हम देख रहे हैं कि नवंबर के हाई से पाम ऑयल प्राइसेस में करीब 26% की घटौती देखने मिली है। तो मार्जिन्स वैसे भी इंप्रूव होने ही वाले थे, तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, अच्छा है। और उसमें एक सुहागा ये आ गया सोने पे कि गवर्नमेंट ने जो 20% ड्यूटी की थी उसे 10% कर दी है। तो पाम ऑयल प्राइसेस कम हो रहे थे, गवर्नमेंट की ड्यूटी जो 20% थी वो भी कम हो रहा है। ऐड टू ऑल ऑफ दिस, रूरल रिकवरी तो चल ही रही है, अर्बन में बारिश पहले से आ गई है। अब लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है सेकेंड या थर्ड क्वार्टर से जो बजट के अनाउंसमेंट्स आए थे उनका भी डिमांड पे असर दिखने लगेगा। और एफएमसीजी स्टॉक्स ने पिछले 1 साल से कुछ नहीं किया, 1-1.5 साल देख लीजिए कुछ नहीं किया है। तो क्या ये समय है एफएमसीजी को फेवरेबली देखने का कि यहाँ से अगले 3 या 4 क्वार्टर में परफॉर्मेंसेज इंप्रूव होंगी या नहीं? वो चीज़ों को देखकर स्ट्रीट आज मन बना रहा है कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स में। तो आप देखें, ब्रिटानिया है, नेस्ले देख रहे हैं आप, टाटा कंज्यूमर, HUL और गोदरेज कंज्यूमर, जिनका साबुन से काफ़ी बिजनेस आता है, वो सब भी चल रहे हैं। पाम ऑयल की कीमतें गिर रही थी, ऊपर से सरकार ने ड्यूटी कट कर दिया तो और सस्ता हो गया इनके लिए लागत। तो आसान शब्दों में इनके मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं, और अगर प्राइस वाइज एडजस्ट कर देंगे तो वॉल्यूम इंप्रूव हो सकते हैं, स्वीट स्पॉट में आएंगे। और ऊपर से फ्राइडे को शायद पॉलिसी भी पुश दे दे। एक पॉलिसी तो पुश दे दे, उसके पहले इंद्रदेव ने पुश दे दिया है सबसे पहले, तो समय से पहले दे दिया है। यस, तो ये लीजिए भाई साहब, इसीलिए पूरा पैक जो है बढ़िया करता हुआ। आज बहुत लोगों ने ब्रिटानिया को प्रेफर्ड पिक के तौर पे दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा किस किस ने। तो एक काम करते हैं, मानस, ब्रिटानिया एक बार रिविजिट करा जाए। सुबह बहुत चर्चा में आया था, एफएमसीजी एज अ स्पेस आउट परफॉर्म कर रहा था, या ब्रिटानिया या तो फिर आपकी कोई एफएमसीजी पिक? तो देखिए, ब्रिटानिया पे मैंने ही रिकमेंडेशन दिया था। देखा, मैं सही पढ़ा। तो एक फ्रेश ब्रेकआउट था, हालांकि हायर लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाया, लेकिन मेरा समझना है कि अभी भी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। जब तक 55-40 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो अगर एफएमसीजी की बात करें तो आई थिंक ब्रिटानिया सबसे बढ़िया पिक लगता है। ब्रिटानिया सबसे स्वीट स्पॉट में है भाई। थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, ऊपर आज सुबह खुला बड़ा अच्छा था। आज एफएमसीजी बहुत अच्छा खुला था। और दूसरा सरकारी बैंक तो खैर और मोमेंटम तूल पकड़ता चला गया खुलने के बाद। तो एक काम करते हैं, सरकारी बैंक्स की अब तक की चाल को मैप करते हैं, कंचन के पास चलते हैं समझने के लिए। उसके बाद सरकारी बैंक से तड़का तो वैसे पिक्स के तौर पे ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन कंचन से पहले जान लेते हैं। कंचन,
किस तरह का आउट परफॉर्मेंस, कैसी रही इसकी चाल? जी, आउट परफॉर्मेंस तो हम मार्केट में ऑलरेडी सरकारी बैंक का देख रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज खासा ध्यान में रखनी होगी कि इस हफ्ते एक मेजर इवेंट आके खड़ा हो गया है, वो है आरबीआई की मीटिंग। मार्केट ये एंटिसिपेट कर रहा है कि यहाँ पे हमें 25 बेसिस पॉइंट्स तक का एक कट देखने को मिल सकता है। मार्केट के अलावा अगर एसबीआई की बात करी जाए तो वो तो ये मान रहे हैं कि इस बार हमें 50 बेसिस पॉइंट का कट देखने को मिल सकता है। ये तो हो गई बात जो आरबीआई की पॉलिसी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो अनुमान स्ट्रीट ने लगाया था सरकारी बैंक के नतीजों से, नंबर्स हमें कुछ फ्रंट्स में यहाँ पे अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट इस टाइम पे कंपनी के वैल्यूएशन की बात करी जाए तो वो भी पॉजिटिव साइड में बनी हुई है। सरकारी बैंक का इस टाइम पे जो रिकॉर्ड प्रॉफिट है वो हमें देखने को मिला है फिस्कल ईयर 25 में, और जो एसेट क्वालिटी है वो भी इनफैक्ट काफी ज्यादा यहाँ पे इंप्रूव होती हुई नजर आई है। अब देखिए जो कंपनी की इनकम है वो भी हायर साइड में बनी हुई है। पहले हमने देखा था कि जो सरकारी बैंक है और जो प्राइवेट बैंक है उनके बीच में जो प्रॉफिट को लेके गैप था वो काफी ज्यादा था, वो भी इस टाइम पे काफी ज्यादा नैरो होता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट सरकार की तरफ से पॉलिसी सपोर्ट जिस तरीके से मिला है उससे भी एसेट क्वालिटी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, और यही कुछ रीजंस है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट है वो इस टाइम पे पॉजिटिव होता हुआ जा रहा है और हमें इन शेयर्स में बाइंग देखने को मिल रही है। एक बार आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख देते हैं। पिछले एक हफ्ते में देखिए कि सरकारी बैंक ने करीब 6.25% के यहाँ पे रिटर्न दिए हैं। वहीं अगर प्राइवेट बैंक की बात करी जाए तो ये फ्लैटर साइड में कारोबार करता हुआ नजर आया है। स्टॉक स्पेसिफिक इस टाइम पे देखा जाए तो देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रोबस्ट 12% के यहाँ पे अपसाइड दिखाया है। यूको बैंक में 10% की तेजी, यूनियन बैंक और कैनरा बैंक की बात करी जाए तो 10 से 8% का इजाफा यहाँ पे भी देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, पीएनबी की बात करी जाए, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया 8% का अपसाइड यहाँ पे देखने को मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 6% के अपमूव और साथ ही साथ एसबीआई ने भी 3% का इजाफा दिखाया है। तो ओवरऑल अगर सेंटीमेंट समझे तो पॉजिटिव देखने को मिले हैं। क्या चल रहा है? दो चीजें चल रही हैं, एफएमसीजी जो मंगलम ने समझा दिया क्यों, और दूसरा सरकारी बैंक्स का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रहा है। एक हफ्ते में जब प्राइवेट बैंकिंग पॉकेट निगेटिव रिटर्न्स दे रही थी, सरकारी बैंक गजब तूल पकड़ रहे थे। पालविया साहब, सरकारी बैंक्स मैप करा होगा आपने इंडेक्स, कैसा लग रहा है और आप लोग का एक्सिस में प्रेफर्ड पिक्स कौन से, उस पर मैं आता हूं। इस बीच जब तक पालविया साहब ये होमवर्क कर रहे हैं, 4 का चौका का टीजर दे देता हूं पहले। आज का सस्ता ऑप्शन, सोनी जी आप रेडी रखना भाई, थोड़ी देर में आपके पास आ रहे हैं हम लोग सस्ता ऑप्शन के लिए। पालविया साहब थोड़ा सा एडिशनल काम आएगा, एफएनओ सुपरस्टार भी है जो आपके नाम पे है। चार्ट का चमत्कार, लखनऊ चलेंगे मानस के पास, और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी साहब हैं, उनसे जानेंगे एक और बढ़िया सा आइडिया एसीसी के बाद। लार्ज कैप हो गया, मिड कैप स्पेस में क्या पसंद आ रहा है ये जान लेंगे। हाँ पालविया साहब, सरकारी बैंक इंडेक्स मैप किया होगा, गजब आउट परफॉर्मेंस है, कितना और दमखम नजर आता है, और अगर कोई स्टॉक के थ्रू इस तेजी को राइड करना तो सबसे प्रिफर्ड सरकारी बैंक पिक आपकी पोजिशनली कह लीजिए इस जून सीरीज के लिए कौन सी? तो बिल्कुल काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन हमने पीएसयू बैंक में देखने को मिला है। पिछले 3-4 सेशन में देखे तो स्पेशली एक अच्छा फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है इस जून सीरीज में। और हमें लगता है जिस तरीके से पीएसयू बैंक इंडेक्स यहाँ पे प्लेस्ड है, यहाँ पे हमें लगता है कि ये इंडेक्स में फर्दर यहाँ से और तेजी बढ़ सकती है, 7,300 7,400 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे हमें लगता है जब तक ये 7,020 के ऊपर मेंटेन है, बाय साइड का ट्रेड ओपन रखना चाहिए, और पीएसयू बैंकिंग बास्केट हमें लगता है एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। टेक्निकली अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमें जो स्टॉक पसंद आ रहा है पीएसयू बैंकिंग बास्केट से अभी वो यूनियन बैंक है। काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन देखने को मिली है, 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक में हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि ये स्टॉक का आउट परफॉर्मेंस फर्दर एक्सटेंड होगा, 165 170 की तरफ ये स्टॉक बढ़ सकता है। तो यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है, और डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब होगा 146 के आसपास। ओके चलिए, तो यूनियन बैंक ये हो गई प्रेफर्ड पिक पीएसयू बैंकों में। आज पीएसयू बैंकों में सबसे स्ट्रॉन्ग गेनर भी है एफएनओ में। अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं, टीजर आशीष दे चुके हैं ऑलरेडी। सोनी जी आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ LIC हाउसिंग फाइनेंस में जून सीरीज का 610 कॉल ऑप्शन, वो खरीद सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 10 रुपए का, टारगेट है 22 और 28।
स्टॉक आज बहुत स्ट्रांगली अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, स्पेशली 200 डमा को ब्रेक किया है। आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन चेन में अगर हम देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी 650 कॉल ऑप्शन में फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस उस लेवल तक बढ़ा है। यहाँ पे अगर क्लोजिंग बेसिस पे 603 604 मेंटेन होता है, स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा और टुवर्ड्स 640 650 रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट कर सकता है। सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है टुवर्ड्स 590 टू 590। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि 610 कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज काफी फेवरेबल लग रहा है। ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस रेडा पे रखिए भाई। राजेश सर, टाइम मिल गया क्या? FNO सुपरस्टार मिलेगा क्या अभी? बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी मिलेगा। और स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है पेटीएम। यहाँ पे अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक अब कंफर्टेबली 900 रुपए के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है, यहाँ हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन पिछले सेशन में भी देखने को मिली थी। हमें लगता है पेटीएम बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 945 955 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 915 रुपए के आसपास। ओके, पेटीएम बाय करिए। ये हो गई पालवे जी की पिक। मानस, क्या पिक किया आपने FNO सुपरस्टार में, सॉरी चार्ट का चमत्कार में? देखिए, चार्ट के चमत्कार पे इंडियन बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, करीब अगर आप देखें तो करीब 10-12 मंथ का कंसोलिडेशन था। फाइनली इंडियन बैंक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया चार्ट पे, तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 634 का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 680 रुपए की टारगेट सेट करना है। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। 650 का जो कॉल ऑप्शन है वो 23-24 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर आपको 16 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है 650 के कॉल ऑप्शन में और 40 रुपए की टारगेट सेट करना है। इंडियन बैंक लीजिए, सरकारी बैंक का तड़का आता हुआ चार्ट के चमत्कार के तौर पे। और पेटीएम जो अभी पिक दिया है ना, अपन सुबह से बढ़िया राइड कर रहे हैं। पहले मानस ने मेंशन करा था सुबह, मेरे ख्याल से आज 10 के दमदार ट्रेड्स में। उसके बाद SBI स्टॉक पिक में मेंशन हुआ, अपन के बढ़िया ट्रेड ग्रिप में। और लीजिए, पालिया साहब ने और कन्विक्शन दे दी। आपने स्टॉप लॉसेज लिए आप 915 पे। ये टारगेट्स हैं आपकी स्क्रीन पे। आज का मिड कैप फंडा कोलकाता से अवस्थी साहब के पास चला जाए। अवस्थी साहब, मिड कैप फंडा हमारा आज का मिड कैप फंडा होगा एकम्स ड्रग्स। लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है कंपनी का। रिसेंट IPO है। कंपनी CDMO की भारत की काफी बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। 30% के आसपास मार्केट शेयर है। टॉप 30 में से लगभग 26 कंपनीज के लिए कंपनी काम करती है। रिसेंटली कुछ IT रेट्स वगैरह की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी प्राइसेस में। बट हमारा ये मानना है कि जो कंपनी का कैपेक्स है बड्डी में इधर और J&K में, और एक कैपेक्स जो कर रहे हैं वो CDMO से रिलेटेड आने वाले समय में, और जो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं जेनरिक्स वगैरह में, उसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए, खास करके APIs वगैरह में। तो हमारा ये मानना है कि अगले साल ग्रोथ काफी डिसेंट रहेगी। इस साल भी लगभग कंपनी लगभग 25-26 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर करेगी। और इसके अलावा और 350 करोड़ के भी कैपेक्सेस हैं जो आने चाहिए ऑनलाइन अगले साल 1.5 साल में। तो कुल मिला के 500-600 करोड़ के ऐसे कैपेक्सेस हैं जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेंगे अगले साल 2 साल में। तो जैसे जैसे वो फायदा रोल इन होता है, हमें लगता है 25 रुपए के आसपास की अर्निंग आनी चाहिए, और उसके बाद भी 25 से 30% ऐसी ग्रोथ कंपनी आसानी से क्लॉक इन कर लेगी। तो 30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 25 रुपए की अर्निंग पे 30 का मल्टीपल 750 रुपए के इनिशियल टारगेट्स के हिसाब से एकम स्टॉक्स 750 के लक्ष्य, बढ़िया अपसाइड्स भाई। फंडामेंटली ये पसंद आ रहा है। क्विकली सस्ता ऑप्शन सोनी जी की तरफ से LIC हाउसिंग फाइनेंस था। 610 का कॉल अपन खरीद के चल रहे हैं। FNO सुपरस्टार पालविया साहब का था पेटीएम 915 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी का मूड। चार्ट का चमत्कार था मानस का इंडियन बैंक 650 हाँ उसी लेवल्स पे खरीदा हुआ है। 634 के SL के साथ अपन राइड कर रहे हैं। और अवस्थी साहब कह रहे हैं एकम ड्रग्स 750 के प्राइस टारगेट्स के इन लेवल्स गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके। अच्छा, इससे याद आया, सेठ साहब कहाँ है? सेठ साहब बहुत देर से दिखे नहीं। सेठ साहब ने भी वैसे सुबह आज ब्रिटानिया दिया था और PNB दिया था। PNB डटा खड़ा हुआ हाई लेवल्स पे। सेठ साहब बने रहना है क्या उसके साथ? जी आशीष जी, पोजिशनली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है यहाँ पे, तो बने रहना चाहिए। ओवरऑल जिस हिसाब से PNB ने अपना स्विंग ब्रेकआउट दिया, लगभग सवेरे 106 का स्टॉप लॉस दिया था। मुझे लगता है 112 तक के टारगेट्स नियर टर्म में यहाँ पॉसिबल है। ओके, चलिए
ये सेठ साहब का आइडिया था। खैर कंटिन्यू करिए इसको, अपने लॉन्ग्स को होल्ड करना। हमने अपफ्रंट मेंशन करा था कि गिफ्ट निफ्टी पे एक खास चर्चा करेंगे। भारत की ग्रोथ स्टोरी पर निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट गिफ्ट निफ्टी में मई में रिकॉर्ड मंथली टर्नओवर हुआ है। क्या डिटेल्स हैं सब पे बातचीत करने के लिए मिताली आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। मिताली हाय, गुड आफ्टरनून भाई साहब, क्या अपडेट्स हैं इसके? जी हाय, गुड आफ्टरनून। तो गिफ्ट निफ्टी में एक नया रिकॉर्ड बना है। मंथली टर्नओवर की बात करें तो यहाँ पे मई 2025 के दौरान 102.35 बिलियन डॉलर्स तक पहुँच गया इनका मंथली टर्नओवर। ये अब तक का सबसे बड़ा फिगर है। अगर हम इसे इंडियन करेंसी में देखें तो लगभग 8.76 लाख करोड़ का फिगर सामने आता है। अप्रैल 2025 में ये फिगर करीबन 100.93 बिलियन डॉलर्स के आसपास था। सिर्फ मई के महीने में ही नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो 20 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग गिफ्ट निफ्टी पे हुई है, जो मार्केट में बढ़ती हुई एक्टिविटी और एक्टिव पार्टिसिपेशन का क्लियर सिग्नल देता हुआ नजर आया है। ये रिकॉर्ड टर्नओवर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा कैसे गिफ्ट निफ्टी और इंडियन मार्केट्स पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जुलाई 2023 में जब गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर मई 2025 में हम देखें तो ये जो टोटल टर्नओवर है ये 1.93 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। इस पीरियड में लगभग 4.32 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग हो चुकी है। और ये जो गिफ्ट निफ्टी के नंबर्स है ये सिर्फ नंबर्स तक सीमित ही नहीं है। इसका मतलब है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो भारत की ग्रोथ स्टोरी पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। लोगों में रेड में क्यों आई लिखा है, ये तो नहीं सेन लगा रहा। अच्छा ये बताओ आप, ये एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज का हिस्सा है, ये एनएससी के वैल्यूएशंस में आता होगा, इसके भी रिकॉर्ड टर्नओवर्स के? आई थिंक सो, आई थिंक आता होगा। आई थिंक ये जॉइंट वेंचर है आई थिंक, लेकिन है एनएससी का हिस्सा आशीष। और मैं आई थिंक इसमें बीएससी भी इन्वॉल्व है, एनएससी बीएससी दोनों इन्वॉल्व है शायद। और ये एसजीएक्स में जो हम धंधा करते थे सिंगापुर वाला, जब वो शिफ्ट हो गया है तो अब सिंगापुर वाले वॉल्यूम को बीट कर दिया। उससे तो काफ़ी आगे निकल चुके हैं, उससे तो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अच्छा आप गए हैं गिफ्ट सिटी? वैसे नहीं गया हूँ। तो जाना चाहिए गिफ्ट सिटी। आप वहाँ जाके एक बार चेक करिए, क्या शानदार प्लानिंग के साथ वो सिटी बनाई गई है। मतलब वो सिटी जिस तरीके से प्लानिंग की गई है, आई होप बीकेसी वैसे प्लान किया गया होता। तो बिल्कुल एक वहाँ पे क्या है कि वो पूरी की पूरी जो सिटी है ना, उसमें आप पार्किंग आपको पूरी अंडरग्राउंड ही मिलेगी। सबके सब जो उनके पाइपलाइंस वगैरह हैं सब टनल के थ्रू जा रहे हैं, तो आपको सड़क खोदने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा उस टनल में जाके आपको पता है कि कहाँ पे ठीक करना है, वो आपको कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत शानदार चीज़ है। एक ही दिक्कत थी, वो भी सॉल्व कर दी गई। गुजरात ड्राई स्टेट था, तो अब वो थोड़ा सा उस पर भी स्पेशल वो लगा के ना वो भी क्लियर कर दिया, और ज़रूरी था, वो ज़रूरी था। तो इसकी वजह से तो बिल्कुल, और काफ़ी ऑफिसेज वहाँ शिफ्ट हो गए। अच्छा, अब क्या वंदे भारत आपने ट्रेन ली मुंबई टू, कई लोग करते भी हैं मुंबई, मतलब वीकेंड में, मतलब वीकेंड में वो बॉम्बे वापस आ गए, सुबह मंडे मॉर्निंग वहाँ पहुँच गए, फ्राइडे की शाम की ट्रेन लेके वापस आ गए, वीकेंड यहाँ बिता दिया फैमिली के साथ। जब बुलेट ट्रेन बन जाएगी तब तो और भी आसान हो जाएगा, तो वो तो बिल्कुल ही आपको वो सब पे पहुँचा देगी। सौमिल, ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो आप गुजरात रहने चले जाओगे क्या? बुलेट ट्रेन से आए, सुबह काम करा, वापस चले गए, ऐसा करोगे क्या? नहीं सर, अभी आपका स्टूडियो वहां पे शिफ्ट कर दो तो हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। हमें क्यों भेज रहे हो? आप गुजरात आपको तो ऑप्शन मिल रहा था, मुझे भोपाल का मिलता तो मैं तो करता ऐसा, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन ठीक है, गिफ्ट में ये पालिया साहब, आप लोग के अकाउंट खोलूं तो गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड करने को मिलता है क्या? नहीं आशीष जी, अभी वो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। अभी आप गिफ्ट निफ्टी पे ने क्या है, गिफ्ट निफ्टी पे आप जैसे जो LRS स्कीम है ना, उसके तहत आप $2.5 लाख के रेमिटेंस के थ्रू आप फॉरेन स्टॉक ले सकते हैं। फॉरेन के स्टॉक्स जो भी हैं वो आप ले सकते हैं एज LRS स्कीम। अभी उस पर जो चीज़ अलाउड नहीं है वो है इंडियंस के लिए गिफ्ट निफ्टी पर, फॉर एग्जांपल गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करना। हम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। मैं वही तो बात करता हूँ सुबह, हम की जो गिफ्ट निफ्टी आदि की वो होती हर जगह, वो ये सब जो भोज ये सब क्या है बेसिकली, तो मतलब वैसे सब होती है लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं होती। तो अगर उसको करना है सिस्टमेटिक तो बेस्ट रहेगा कि आप इंडियंस को अलाउ करें गिफ्ट निफ्टी पर ट्रेड करना, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि काफ़ी आर्बिट्रेज अवेलेबल होती है बिटवीन गिफ्ट निफ्टी। सुबह अपनी चर्चा होती है, कितनी बार चर्चा हुई है कि गिफ्ट निफ्टी और एक्चुअल ओपनिंग में कई बार आप अगर ढंग से पकड़ पाएँ तो वो आपको 70-80 पॉइंट मिल जाते हैं। खैर वो दैट डिस्कशन फॉर सम अदर डे।
ठीक बात है। ये लीजिए भाई, गिफ्ट निफ्टी पे रिकॉर्ड वॉल्यूम्स टर्नओवर्स होना शुरू हो चुके हैं। बढ़िया है, अच्छा है, चमक रहा है अपना वो इंटरनेशनल सिटी। खैर सौमिल, सुबह अपन ने शायद ओबरॉय रियल्टी की चर्चा करी थी। अब वो सुबह चर्चा के बाद वो 10 बजे के आसपास से घूमा, बढ़िया है, खड़ा हुआ है। रिव्यू करा जाए उस ट्रेड को। कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं आप? ओबरॉय रियल्टी शायद दिया था ना आपने, मेरे ख्याल से ओबरॉय रियल्टी अपन ने 10 के दमदार ट्रेड्स पे बातचीत हुई थी 10 बजे के आसपास। यस, करेक्ट करेक्ट। ओबरॉय रियल्टी अभी भी वही है, थोड़ा सा ऊपर है। ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। डेफिनेटली अ वेरी गुड ट्रेड फ्रॉम हियर। जो स्टॉप लॉस दिया था वही मेंटेन करें। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो 1732 पे है, विच विल एक्ट एज अ वेरी वेरी क्रूशियल सपोर्ट। और ऊपर में मुझे लगता है कि 1900 तक जाने की डेफिनेटली पूरी की पूरी संभावना है। तो यहाँ से एक पोजिशनल ट्रेड भी डेफिनेटली ले सकते हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। बाज़ार में पिछले कुछ दिनों से एक रेंज, बुरी तरीके की रेंज फंस गई है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप ने काफ़ी शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। ऐसे में मार्केट में आपको कहाँ फोकस करना है, किन सेक्टर्स पर फोकस करना है, कहाँ पर आपको कमाने के मौके मिलेंगे, ये सब डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में जुड़े हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये मार्केट में पिछले 15-20 दिन से एक रेंज है, FIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं, वो काफ़ी दिनों की बाइंग के बाद, और काफ़ी शॉर्ट बना रहे हैं सिस्टम में, लेकिन मार्केट नीचे भी नहीं आ रहा है। तो ठीक है, क्रॉस नहीं कर पा रहा 25,000, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोलैप्स कर रहा है, और मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इस फेज़ को आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्या ये मार्केट पेशेंस टेस्ट कर रहा है? क्या ये मार्केट कुछ वार्निंग साइंस दे रहा है? कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए? तो अनुज, मैक्रो कंटिन्यूसली अच्छा होता जा रहा है। जीडीपी के आंकड़े बहुत अच्छे आए, उम्मीद से थोड़े बेहतर आए। अगर जीडीपी के आंकड़े में आप थोड़ा लेवल 2 जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन और एग्री और जो रूरल इकोनॉमी है वहाँ पे अपटिक है। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा स्लो डाउन है, वो हमें आईआईपी नंबर में भी थोड़ा सा देखने को मिला। तो आई थिंक वहाँ मुझे लगता है आपको और इंटरवेंशंस देखने को मिलेगी, थोड़ा सा ट्रेड डील्स भी होंगी, कुछ PLIs भी आएगी। तो वो अच्छा कर रहा है। आपका जो जीएसटी का आंकड़ा है वो बता रहा है कि इकोनॉमिक अपटेक जो है कंटिन्यूड है। 2 लाख करोड़ वापस से, मुझे लगता है 2 लाख करोड़ शायद एक नया नॉर्मल हो जाएगा जीएसटी कलेक्शन का इस साल। बैंक की क्रेडिट ग्रोथ भी आप देखेंगे तो अर्ली डबल डिजिट आई है, बीच में थोड़ा सा स्लो डाउन था। तो अगर बाजार थोड़ा कंसोलिडेट करता है अनुज, और ग्लोबल डेवलपमेंट्स थोड़े से नेगेटिव हो गए हैं। रशिया यूक्रेन वापस से थोड़ा सा एस्केलेशन हुआ है। एक जो पीस लग रहा था अचीव होगा, वो नहीं हुआ। पीछे इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड हमने देखा कुछ कुछ स्ट्रेस हुए हैं। तो कुछ ग्लोबल इवेंट्स की वजह से कभी टैरिफ वापस आ जाता है, इस वजह से बाजार कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लगता है ये अच्छा साइन है। अगर कंसोलिडेशन होता है और अर्निंग थोड़ा और कैचअप करता है तो बाजार का वैल्यूएशन थोड़ा और रीजनेबल हो जाएगा। अगर आप ब्रॉडर निफ्टी देखें, पूरा 500 निफ्टी देखें, तो लगभग 10.5-11% का अर्निंग ग्रोथ आया है। तो उसके हिसाब से अगर आप 20 टाइम्स हैं तो मुझे लगता है अनुज फेयर वैल्यूएशन है। और जैसे जैसे अर्निंग बढ़ेगी वैसे वैसे करेगा। और जहां तक आपने मिड कैप की बात करी, बाजार कंपनी जिनके नतीजे अच्छे आए हैं या जहां वापस से ऑर्डर बुक अच्छी है, आउटलुक अच्छा, उसको रिवॉर्ड कर रहा है। पहले उसने डिफेंस को रिवॉर्ड करना शुरू किया। अब आप देखिए कुछ एक पॉकेट्स में केमिकल्स को थोड़ा सा रिवॉर्ड कर रहा है। थोड़ा सा जो फोकस है कंजम्पशन पे वापस आ रहा है। थोड़ा फार्म और एडिबल ऑयल प्राइसेस कम हुए हैं। तो बाजार मिड स्मॉल कैप में अर्निंग्स रिवॉर्ड कर रहा है। और कैपिटल मार्केट प्लेस में देखिए अनुज, कितनी शानदार वापसी हुई है। BSE हो, CDSL। तो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, और कुछ कंसोलिडेशन अगर होता है तो मेरे हिसाब से अच्छा है। आज तो मैन इन ब्लैक बन के घूम रहे हो आप। अच्छा, ये आपने कहा 10-11% ब्रॉडर मार्केट्स में अर्निंग्स की ग्रोथ। तो अब तो पूरा अर्निंग सीजन जो कंप्लीट हुआ, तो ओवरऑल पिक्चर कैसी पेंट कर रहे हो? अर्निंग सीजन रहा कैसा? और कोई स्पेसिफिक थीम्स या पॉकेट जो आपको लगा रिजल्ट्स और कमेंट्री के हिसाब से अच्छे आउट परफॉर्मेंस के सिग्नल दे रही हूँ? तो एक पॉकेट आशीष मुझे बहुत अच्छा लगा, जो जो वो 2 व्हीलर और ट्रैक्टर वाला पॉकेट है। एक तो अंडर ओन्ड है ऑटो बहुत, क्योंकि टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी है। पीछे रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। अगर मैं 6 महीने की बात करूं, अच्छा करेक्शन आया है फ्रंट लाइन स्टॉक्स में। और यहाँ पे लीडरशिप बहुत क्लियर होती जा रही है। तो 2 व्हीलर में TVS क्लियर लीडरशिप दिखा रहा है, डोमेस्टिक में भी दिखा रहा है, एक्सपोर्ट्स में भी दिखा रहा है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आप देखेंगे तो 25% से ऊपर उनका मार्केट शेयर हो गया। आईक्यू बहुत अच्छा कर रहा है, चेतक से भी बेटर कर रहा है। और वहां हमने देखा है कि बाकी लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे ओला इलेक्ट्रिक है और बाकी है। क्लियर लीडरशिप एस्टैब्लिश हो रही है, क्रॉप अच्छा है, और जो एक प्रिपरेशन होती है क्रॉप की, पैडी की, अगले सीजन की, वो बहुत अच्छी हो रही है। मानसून अच्छा है, तो रूरल इकोनॉमी रिलेटेड रिवाइवल कंपनीज के अलावा जनरल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। सब्सिडी बर्डन्स कम हुए हैं, अगर आप जीडीपी का आंकड़ा देखें। एमएनएम आप देखिए, पर फिर से ग्रो किया है, क्लियर लीडरशिप बना रहा है, मार्केट शेयर और गेन कर रहा है, नंबर 3 नंबर 4 से अब नंबर 2 क्लियर एस्टैब्लिश हो गया है। एसयूवी में मुझे ऐसा लगता है कि शायद 25% के ऊपर मार्केट शेयर हो गया होगा एमएनएम का। नतीजे आएंगे जून में तो बेहतर बेहतर बता पाऊंगा। और मुझे समझ सड़क पे गाड़ियां दिख रही हैं उनकी हर रेंज में, एसयूवी रेंज में, सेडान में, सब में गाड़ी गाड़ी दिख रही है। और ट्रैक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, मंथ और मंथ ट्रैक्टर में इम्प्रूवमेंट है, जो कि दिखाता है कि आउटलुक भी अच्छा है। तो ये एक सेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि सरप्राइज कर सकता है। टाटा भी आप देखिए, इस साल रिस्ट्रक्चरिंग होनी है काफी सारी, नए लॉन्चेस उसके डिले हुए हैं, इस साल आएंगे। स्टॉक बहुत करेक्ट हुआ है 1100-1200 के लेवल पे, तो हो सकता है थोड़ा यहाँ पे भी सरप्राइज एलिमेंट आए। कुछ केमिकल स्टॉक्स में मुझे ग्रीन शूट्स देखने को मिले, दीपक नाइट्राइट की अर्निंग्स में। अगेन मैं वहां फोकस कर रहा हूँ जो सेक्टर बहुत अंडरवुड है, और जहां अर्निंग पहले नहीं आ रहा था और अब आना शुरू हुआ है, क्योंकि वहां पे रीरेटिंग होने के चांसेस बहुत होते हैं। जैसे हमने डिफेंस में देखा, एकदम से स्टॉक्स वापस से रीरेट हुए। तो ये दो पॉकेट्स पे मेरी निगाह रहेगी, कुछ कंजम्पशन बास्केट में भी रहेगी। ओके, गुरमीत, एक और स्पेस जहां हमने बहुत शानदार मूव देखे हैं वो है कैपिटल मार्केट स्टॉक्स। आप देखिए बीएससी का शेयर ऑल टाइम हाई पर, एंजल वन ऑलमोस्ट गेटिंग देयर, सीडीएसएल, कैम्स, यहाँ पर बहुत शानदार तेज़ी है इस समय। अनलिस्टेड मार्केट में एनएससी का रेट रोज़ 50 रुपये बढ़ जाता है। अब ऐसे में आपका क्या व्यू होगा इस पूरी की पूरी स्पेस पर? अनुज, ये मार्क टू मार्केट का बहुत बड़ा रोल होता है कैपिटल मार्केट के इसमें, ट्रांजैक्शन रेवेन्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे एक्सचेंज बिजनेस है, जैसे ही सेंटिमेंट खराब होता है तो देखा हमने वॉल्यूम्स कम होते हैं। हमने देखा था कि करेक्शन जब आया इन स्टॉक्स में, तो करेक्शन भी बहुत तगड़ा आया। आप देखिए बीएससी भी गिरा 6000 से 3800 के आसपास। हालांकि अब दोबारा अगर आप बोनस पे एडजस्ट करेंगे तो ऑल टाइम हाई पे। सीडीएसएल 1200-1100 आ गया था 2000 के लेवल से। तो ये कैपिटल मार्केट प्ले मार्केट सेंटिमेंट से लिंक्ड होते हैं, तो आपको इसमें वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी नियर टर्म। और अब जब वापस से वॉल्यूम बढ़ रहा है, मार्केट ठीक हो रहा है, तो हमने देखा है कि बहुत शार्प मूव है। तो जब 3 से 5 साल की स्टोरी बहुत अच्छी है, नियर टर्म में आपको शार्प करेक्शन के लिए रेडी रहना चाहिए। और सारे स्टॉक्स अब 50, 60, 70 की पी मल्टीपल पे है। एनएससी अनलिस्टेड स्पेस में अगर आप आज का भाव लें 2300 के आसपास का, 2200-2300 का, तो 5.5-6 लाख करोड़ मार्केट कैप हो गया, और 10,000-11,000 को ऐड करता है, तो वो भी 55-60 के अर्निंग मल्टीपल पे है अगर आप अनलिस्ट कर। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा सबड्यूड रहे, वॉलिटिलिटी देखने को मिले, बट बहुत स्ट्रक्चरल प्ले है। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ने हैं, ट्रांजैक्शन रेवेन्यू बढ़ना है, एन्युटी रेवेन्यूज बढ़ने हैं, और रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऐड हो रही है। जैसे डिपॉजिटरी में इंश्योरेंस आ रहा है, रिपॉजिटरी बिजनेस है, जो और रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऐड हो रही है। तो और ज्यादातर लिए ड्यूपोलिक है, तो एक तरीके से एंट्री बैरियर आ रहा है। तो मैं लॉन्ग टर्म में बुलिश हूँ, नियर टर्म में थोड़ा सा, इनफैक्ट अगर थोड़ा प्रॉफिट बुक करने को भी मिले कुछ एक पॉकेट्स में तो करना चाहिए। 80-90 का पी मल्टीपल लॉन्ग एंड टर्म में अनुज हमने देखा है सस्टेनेबल नहीं। अच्छा, ठीक है भाई। तो कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स हों तो या तो मुनाफा वसूली करें या स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, नया पैसा अब ना डालें, इन स्तरों पे आसान शब्दों में। और वैसे एनएससी ने रीडिफाइन कर दिया है अनलिस्टेड मार्केट। लोग इतना भाव ट्रैक करते हैं, इतने वॉल्यूम्स होते हैं, कहानी बदलती है, लिस्टेड क्या अनलिस्टेड क्या, एनएससी ने गजब कर दिया है। खैर, अब आइए एक और, अभी थोड़ी देर पहले गुरमीत चर्चा कर रहे थे हम लोग एफएमसीजी, बहुत रुलाया इस पॉकेट ने, पर ऐसा लग रहा है कि शायद एक क्रूशियल जंक्चर पे एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वो चर्चा तो निकली थी कि एडिबल ऑयल्स की ड्यूटी कट हुई, पर तमाम फैक्टर्स हैं जो कंड्यूसिव हैं स्पेस के लिए, ना सिर्फ मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए, हो सकता है वॉल्यूम्स किक भी होते हुए नजर आए। आप लोग अब इस बाकी हम पॉकेट की चर्चा कर रहे थे जो आउट परफॉर्म कर रही है, ये अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट है, कंफर्ट है अगर आप मानते हो कि ग्रोथ लौटने वाली है, लगता है क्या? ग्रीन शूट्स है आशीष, जैसे मैंने बोला, क्योंकि सडनली अगर 2-3 साल के बाद अगर अर्निंग वापस आता है, वॉल्यूम ग्रोथ वापस आती है, रूरल इकोनॉमी में अपटिक है, तो नियर टर्म में सरप्राइज कर सकता है। तो हमारे पास पोर्टफोलियो में हमने देखा आईटीसी में हमें बहुत कमजोरी लग रही है, मुझे लगता है थोड़ा सा, क्योंकि बैंक ग्रुप कंटिन्यूस सेलर है,
होटल स्टॉक में भी और नॉर्मल आईटीसी में भी, तो इस करके थोड़ा सा स्टॉप स्टडी था। अदरवाइज 15-16 के मल्टीपल पे 15,000-16,000 करोड़ फ्री कैश फ्लो करता है, इससे अच्छा बिजनेस कहाँ मिलेगा। तो थोड़ा सा सप्लाई ओवर है वो हमने ऐड किया है, और पोर्टफोलियो में टाटा कंज्यूमर हमने और ऐड किया है। हम और भी पॉकेट्स देख रहे हैं, मिसेस बेक्टर देख रहे हैं, नतीजे थोड़े से सॉफ्ट थे। और प्योर एफएमसीजी प्ले में मैं एक बार थोड़ा सा कमेंट्री देखना चाहूंगा। अगर एक बार वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सी भी बेहतर आती है, अभी 2-3-4% की आई है, और बहुत सारी एफएमसीजी कंपनीज ने ग्रामेज कम किया अपने मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो एक मैं ट्रेंड रिवर्सल देखना चाहूंगा। उसके बाद मैं जो ब्यूटी पर्सनल केयर है या हेयर ऑयल सेगमेंट है उसमें करूंगा। मुझे नायका के नतीजे बुरे नहीं लगे, हालांकि स्टॉक का रिएक्शन सुबह थोड़ा नेगेटिव था। तो ये कुछ पॉकेट्स है जहां पे निगाह है। टाइमिंग के लिए हमने पोर्टफोलियो में आईटीसी और टाटा कंज्यूमर में वेट बढ़ाया है करेक्शन। ग्रामेज कम किया, एक जमाने में मैगी का एक पैकेट नहीं खा पाता था, अभी तो 2 भी कम पड़ते हैं, ये हाल है ग्रामेज कम करने का। खैर आईटीसी इंटरेस्टिंग है, पता है कि सप्लाई ओवरहैंग है, लेकिन दूसरी तरफ वैल्यूएशन का कंफर्ट देता है, तो वो स्टॉक ऐड किया है। कंपनी आपकी हेल्थ के लिए सोच रही है। हाँ हो सकता है, पर पैसा तो उतना ही लेती है, वेल्थ का नहीं सोचती है, हेल्थ का ही सोच रही है। थोड़ा कम खाएं आप। हाँ कम खाएं। अच्छा एक चीज, क्योंकि इस हफ्ते का अब सबसे बड़ा इवेंट हो जाएगा गुरमीत, वो फ्राइडे की पॉलिसी अनाउंसमेंट। अब तक तो ऐसा लग रहा था लार्जली 25 बेसिस पॉइंट भाव में है, अब लोग टिल्ट कर, अब बहुत डिवाइडेड है, मैंने फोन भी घुमाए थे। कुछ लोग कह रहे हैं ग्रोथ को चैनलाइज करने के लिए हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट्स की तरफ आरबीआई मूव कर जाए, पर दूसरे लोग मानते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट्स कर भी दिया तो इसका मतलब है फ्रंट लोड कर रहे हैं, आगे नहीं आएगा। आप वैसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बार, और आप लोग क्या मान के चल रहे हो आरबीआई की तरफ से, क्या एक्शन होगा? आशीष, मेरे हिसाब से 50 पैसा ही करना चाहिए, फ्रंट लोड करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसमिशन में टाइम लगता है। आपने जो पिछले भी रेट कट किए अभी तक अगर आप देखिए ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि होम लोन की ब्याज दर बहुत घट गई है। 6 महीने पहले भी 8.50 8.60, अगर मैं एक सैलरी सेगमेंट टॉप टियर की बात करूं जिनका सिविल स्कोर 700 के ऊपर है, तो बहुत ज्यादा बदलाव हुआ नहीं है। तो और टाइम लगता है। बट आरबीआई ने जनवरी के बाद एक पूरा पिवट ही चेंज कर दिया है। लिक्विडिटी सरप्लस है, एक वो जो कंट्रोल कर रहा था, माइक्रो मैनेज कर रहा था कुछ पॉकेट्स को, वहां पे उन्होंने हाथ हटाया है। चाहे वो रिस्क वेट हो, गोल्ड लोन्स में उन्होंने बोला है अभी कि कंज्यूमर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, छोटे छोटे बोरोअर को। तो एक तरीके से पूरा पिवट है आरबीआई का। तो मुझे लगता है कि 50 पैसा करेंगे तो बेहतर रहेगा। और आप कहीं ना कहीं देखिए मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है और जो क्रेडिट ऑप्टिक है, ये भारत के पोटेंशियल के हिसाब से नहीं है। तो अगर आप 50 पैसा फ्रंट लोड कर देंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। और मैं नहीं मानता हूँ कि सिर्फ 50 पैसा बचा है। आप अगर होलसेल इन्फ्लेशन देखेंगे, जो कि लीड इंडिकेटर होता है, बाद में रिटेल में रिफ्लेक्ट करता है, वो भी 1.5-2% के आसपास है। फूड प्रोडक्शन, रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन हुआ है पूरे साल का। तो फूड इन्फ्लेशन जो है वो स्टिकी रहने वाली है, मतलब लोअर साइड। तो रूम है मेरे हिसाब से। और देखिए बॉन्ड मार्केट हमेशा सब कुछ सही बताता है, इक्विटी मार्केट सेंटिमेंटल है। पहली बार मेरे 20 साल के करियर में मैंने यूएस 10 ईयर और इंडियन 10 ईयर में 1-1.5% का गैप देखा है। ये मैंने नहीं देखा पिछले 20-25 साल में। तो कहीं ना कहीं बॉन्ड मार्केट कुछ इंडिकेट कर रहा है कि डेवलप्ड मार्केट शायद इमर्जिंग मार्केट की तरह ट्रेड हो रहा है, इमर्जिंग मार्केट जो है वो डेवलप्ड मार्केट की तरह ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे ये नैरो मानना डाउन होता गलती है होगी गुरमीत, सिर्फ 50 पैसे का ही लिमिट। गुरमीत एक इशू होता है, ऐसे नैरो डाउन होता है तो फंड्स के आउटफ्लो होने का डर होता है, पर इस बार कहानी अलग है ना, हमारी इकोनॉमी अच्छी है, उनके अपने सरदर्द हैं, इसीलिए इस तरह का असमंजस बन रहा है। शायद इस बार जो नैरो डाउन हुआ है इसका मतलब ये नहीं होगा कि आउटफ्लो हो रहा है ना। सर थोड़ा एफआईएस का आउटफ्लो हुआ है डेट मार्केट से, बट हमें इनफ्लो भी मिला था क्योंकि बॉन्ड इंक्लूजन हुआ था हमारा ब्लूमबर्ग में और आपके ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में। मेरा ये मानना है कि यूएस में जो बॉन्ड मार्केट है इसमें तकलीफ अभी रहने वाली है कुछ समय। और जब तक जीडीपी ग्रोथ एक दो नेगेटिव प्रिंट नहीं देगी, बड़ा बात नेगेटिव प्रिंट या एक दो बैंक रिलेटेड इंसिडेंट्स नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं बॉन्ड मार्केट आपको ये बता रहा है कि एक फ्लाइट हो रही है ग्लोबली। और जब जैसे यील्ड गिरेगी यूएस में, वो फ्लाइट वहां से ज्यादा बढ़ेगी। तो मेरा ये मानना है कि बॉन्ड मार्केट अभी भी बहुत जूसी है। इनफैक्ट मैं बहुत इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप 10 ईयर बॉन्ड ले लीजिए। ये मैं 1 साल से बोल रहा हूँ। अगर आप याद करें हमारी चर्चा, जब 7.5 1 साल का रिटर्न अगर आप आज बॉन्ड फंड का देखेंगे जीसेक का, तो 12-14% है। और अगर आपने यूएस में 5 साल पहले डाला होगा बॉन्ड में 10 या 20 साल में, तो रिटर्न नेगेटिव है। तो ये पहली बार शायद हो रहा है। ओके एक बार अब गुरमीत मैं मार्केट देखना चाह रहा था। डे हाई पर आए हम निफ्टी पर एकदम से, और 2-3 स्टॉक्स रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इनके इंटरडे चार्ट देखिए आप एक बार ज़रा। हालांकि हैं दोनों अभी भी रेड में, लेकिन जिस तरीके से रिकवरी आई दोनों स्टॉक्स में, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, लेकिन इस समय का स्टॉक ऑफ द मोमेंट है येस बैंक। एक बार ज़रा येस बैंक का चार्ट लेकर आइए।
और ये देखिए स्टॉक जरा अब इस समय 8.5% ऊपर इस समय। गुरमीत रुका नहीं है ये स्टॉक जब से वो नाम आया और जब से इसमें बाइंग आई उसके बाद से, और आज वॉल्यूम देखिए इसमें 50 करोड़ शेयर से ज़्यादा ऑलमोस्ट ट्रेड करने की तैयारी। आपके हिसाब से क्या हो रहा है यहाँ पर? तो नतीजे अच्छे थे। जो वर्स्ट एक हम कहते हैं बैंक के साथ होना था हो चुका है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे सप्लाई ओवर हैंग रहेगा क्योंकि एसबीआई अभी तो आधा ही एग्जिट होगा 21 रुपए के आसपास जो रेट, आगे और एग्जिट्स होंगे। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा गेन और आ सकता है यहाँ से क्योंकि जो रिकवरीज होगी एनसीएलटी के थ्रू वो भी आपको देखने को मिलेगी। बेटर प्ले अनुज, सबसे अच्छा प्ले टियर 2 बैंक में फेडरल बैंक है मेरे हिसाब से। बुक वैल्यू पे है बैंक, मिस्टर मनियन आए हैं, साउथ वेस्ट बैंक से पैन इंडियन बैंक हो रहा है, फोकस बढ़ रहा है कासा पे। जो वो कल्चर कोटक में लाए थे कि लाइबिलिटी लेड ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं, वो वहां हमें देखने को मिल रहा है। ग्रैनुलर लोन्स पे फोकस है, और बहुत अच्छा फ्रेंचाइज मुझे लगता है बन सकता है अगर वो कल्चर इशू हैंडल कर सके, क्योंकि थोड़ा सा यूनियन होता है इन बैंक्स में जो रीजनल बैंक्स होते हैं, अगर वो कल्चर में थोड़ा चेंज ला पाए तो फेडरल बैंक बहुत अच्छा वैल्यूएशन दे सकता है। तो वो हमें ज्यादा पसंद है रिलेटिवली। और थोड़ा सा मुझे लगता है आरबीएल बैंक, वहां भी मुझे लगता है कि खराब न्यूज जो है बहुत सारी प्राइस में। लीजिए भाई, यस बैंक वैसे ध्यान रखिएगा कल बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर। वो कह रहे हैं इक्विटी इशुएंस या डेट सिक्योरिटीज के जरिए हम फंड रेज करेंगे। उससे पहले इस तरह का एक्शन पिकअप होता हुआ, लेकिन अगर कुछ दाव लगाना है छोटे मझौले बैंक्स में तो फेडरल बैंक और शायद आरबीएल बैंक ज्यादा स्वीटर स्पॉट पे, ज्यादा कन्विक्शन कंप्लीट सर्कल का। गुरमीत मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल। अब वो जब डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं लोग कहते हैं ग्लोबली डाइवर्सिफाई करो, वो ज्यादा अच्छी, उसकी वकालत करी जाती है। अपन रिटेल कहाँ से करेंगे? तो अपने लिए आसान शब्दों में अगर मैं आप कंप्लीट सर्कल को 100 रुपया दूं, आपने क्योंकि कहा कि आपको डेट भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो 100 रुपए का डिवीजन कैसे होगा? कितना इक्विटीज को, कितना गोल्ड को, कितना डेट को इस समय एलोकेट करोगे आप, या मुझे करना चाहिए? देखिए हम बकेट्स बनाते हैं आशीष, 1 से 1.5 साल वाला बकेट बॉन्ड्स में जा सकता है। मुझे लगता है कि 2 या 3 रेट कट हो होंगे, तो यहाँ से भी शायद डबल डिजिट बॉन्ड यील्ड आ जाए। अगर मान लीजिए 25-50 पैसे यील्ड और गिरती है तो 4 से 5% का आपको मार्केट गेन हो सकता है, और 6-6.5 का कूपन है, तो मुझे लगता है अर्ली डबल डिजिट रिटर्न बन सकता है। बहुत कम रिस्क लिए तो कुछ 1 साल 1.5 साल वाला जो आपका जिस जो बकेट है वो वहां जा सकता है। थोड़ा हम एलोकेशन गोल्ड और सिल्वर में कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यू रहेंगे, टैरिफ नेगोशिएशंस आते जाते रहेंगे, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर की जो हेगेमनी है वो चैलेंज हो रही है और कोई वाइबल ऑल्टरनेटिव है नहीं, और सेंट्रल बैंक बहुत बड़े बायर्स हैं, तो कुछ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो को हेज भी करना चाहिए। तो हम गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ ऐड कर रहे हैं। और इक्विटी मेरा ये मानना है कि, और ये मैं पहले भी बोलता हूँ, नियर टर्म वोलेटिलिटी एक तरफ, चाहे वो 22,000 रहा हो या अभी 25 है, ये अपना बेस्ट डेकेड है अगले 6-7 साल का। ये हमारी बैटल है टू लूज। तो जब भी कोई डिप मिले उसको वेलकम करिए और ग्रेजुअली इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाते रहिए। तो मेरे हिसाब से 30-70 अगर आपके पास लंबा व्यू है, जिसमें से 15 बॉन्ड्स में, 15 गोल्ड में नियर टर्म के लिए, और लंबी अवधि का पैसा इक्विटी। बिल्कुल ठीक है गुरमीत, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा लग रहा आप ब्लैक में। गोल्ड की क्योंकि चर्चा हुई, भाई साहब जमकर चमका है इस साल ये कमोडिटी। क्या गजब आउट परफॉर्म करा है इसने सारे एसेट क्लासेस को। गोल्ड पे चर्चा करने के लिए सीएनबीसी आवाज की कमोडिटीज एडिटर मनीषा गुप्ता जी इस समय स्टूडियोज में मौजूद। रिक्वेस्ट करी थी जरा गोल्ड की कहानी समझाएं, और अगर गुरुकुल में बिना पार्टिसिपेट करे सारा होमवर्क यहीं हो जाए तो फिर वैसे इस सैटरडे को सीएनबीसी आवाज को ऑल इंपॉर्टेंट गोल्ड का गुरुकुल, जितने सवाल आपके जहन में होंगे सोने के रिलेटेड, वो सब देश दुनिया के तमाम जाने माने स्पीकर्स जो अपनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं सोने पे, वो जुड़ेंगे हमारे साथ सैटरडे को। मनीषा मैम, क्या करने वाले हैं हम लोग? वेल जी हाँ, एब्सोल्युटली। फ्रॉम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से लेकर और मेटल फोकस जो कि सबसे बड़ा वर्ल्ड में यहाँ पर पूरा डेटा बनाता है, उनसे भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ डिजिटल गोल्ड कैसे खरीदें जो कि आप अपनी ऐप से लेते हैं, गोल्ड ETFs कैसे लें, कितना गोल्ड अपने पास रख सकते हैं, गोल्ड में हेजिंग कैसे की जानी चाहिए, और साथ ही साथ अगर आपके पास ज्वेलरी है पुरानी जो आपने हॉलमार्क नहीं करी है वो आप कैसे करवा सकते हैं, GST की क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर गोल्ड में, और साथ ही साथ यहाँ पर
अगर आपके पास कितना गोल्ड आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। आशीष, ये भी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप आदमी हैं या औरत हैं या बच्ची हैं या बच्चा हैं, उस हिसाब से सरकार ने यहाँ पर बताया हुआ है कि आप कितना गोल्ड होल्ड कर सकते हैं विदाउट गिविंग पैन कार्ड और विदाउट गिविंग टैक्सेस। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, प्योरिटी से हॉलमार्किंग से लेकर और कितना गोल्ड है, क्या टैक्स है, अगर आपको आपके पेरेंट्स से यहाँ पर गिफ्ट मिला है, आप आगे से गिफ्ट करना चाहते हैं, उसके क्या डिटेल्स हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइस मूवमेंट टू आपको कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, सोने के आसपास के तमाम चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और जैसे आशीष आपको बता रहे थे कि 28% तेज़ी हमने सोने में इस साल में अब तक यहाँ पर दर्ज की है। पिछले 20 सालों में सिर्फ 2 साल सोने ने आपको नेगेटिव रिटर्न दिया है और इसने इन्फ्लेशन बीट किया है, काफ़ी सारे दूसरे एसेट क्लासेस को भी बीट किया है। तो ऑफ कोर्स गोल्ड मास्टर क्लास आपको ये सारे के सारे सवालों के जवाब बताएगा। ओके, बिल्कुल। तो गोल्ड मास्टर क्लास, बस आशीष ये मैं आपको बता देता हूँ, मैरिड वेमेन 500 ग्राम, अनमैरिड वेमेन 250 ग्राम और अनमैरिड या मैरिड मैन 100 ग्राम। बस 100 ग्राम लिमिट है। हालांकि 100 ग्राम ही नहीं ले सकते, लेकिन 100 ग्राम बस। लेकिन ठीक है, एक बात तो बता जाओ आप, सब आउट परफॉर्म करा, सोने ने इन्फ्लेशन को बीट करा, 28% रिटर्न्स दिए, अभी भी भरने क्या? एब्सोल्युटली। अगर आप आगे की रिपोर्ट्स देखें यहाँ पर आशीष, तो वो अभी भी कहती हैं कि यहाँ से भी तेज़ी आएगी। वेल, गवर्नमेंट यील्ड्स अक्रॉस इकोनॉमीज़ यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं और जिस तरह से यूएस का डेट है $36.8 ट्रिलियन का और आगे जाकर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने ही पड़ेंगे, तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है जो आपको ये कहेगा कि सोना यहाँ से बहुत नीचे जाएगा। तो क्लियरली बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। गावा सर, फिर क्यों नहीं ले रहे हो आप? इतना समझा दिया आपको, आप कह रहे हो मेरे पास सोना नहीं है, जो पड़ा है वाइफ के पास पड़ा है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे? मैंने पहले सुना नहीं था इनको ना, इसलिए अब पहले अभी सलाह मिल जाती तो जरूर कर लेता। ये आपको सीनरी से आवाज जुड़ना पड़ेगा ना, तभी आपके दिमाग के चाक्षु खुलेंगे, आप डाइवर्सिफाई स्मार्टली कर पाओगे। नहीं, मैं बाद में मनीषा को फोन करता हूँ मैं। नहीं, आपको सैटरडे के सेमिनार में जुड़ना पड़ेगा, अभी आप फोन नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है। खैर मनीषा मैम, थैंक यू सो मच। सैटरडे को हम सब जुड़ेंगे मैम के साथ, सुनेंगे कैसे सोने में मेरे ख्याल से सारी उलझनों को सुलझाया जाएगा, सोने से रिलेटेड सारी क्वेरीज सॉल्व होंगी। आइए जरा मार्केट्स पे, एक टिक तो इन ग्रीन भी आता हुआ देखा है अपन ने, तो 225 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी पूरा इंट्राडे में रिकवर हुआ और इस समय फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द, लेकिन वही डब्बे में फंसा हुआ मामला, हम वो 24,700 750 की जोन्स पे खड़े हो गए वापस आके। कैसे देख रहे हो आप इस तब में बाजार की इस चाल, इस इंट्राडे रिकवरी को, और यहाँ से आप अप्रोच क्या रखें कल के लिए? देखिए, यहाँ से अप्रोच के लिए आप फ्राइडे का मेरा टिप प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मेरी जो आज की अप्रोच है वो वही है जो फ्राइडे वाली अप्रोच थी, यानी कि वही रणनीति आज भी चलेगी। इसका मतलब बहुत सिंपल है, इंडेक्स को नहीं, आप स्टॉक्स को कैरी करें। इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं है आशीष। हाँ, बैंक निफ्टी में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा एक लीप ऑफ फेथ में बाय कर सकते हो, क्योंकि बैंक ऑफ निफ्टी बहुत स्ट्रांग रहा है। मैं आई थिंक पिछले एक हफ्ते 10 दिन से कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है, और हालांकि आप सब क्लेम करेंगे, लेकिन मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी थोड़ा बेटर है। खैर एनीवे, अब देखिए निफ्टी में भी काफ़ी समय से रेंज चल रही है और मेरा ये मानना है कि ये रेंज ब्रेकआउट किसी भी दिन आना चाहिए निफ्टी में। अब मेरे पास क्रिस्टल बॉल नहीं है, ना ही मैं मेरे पास कोई गॉड्स गिफ्ट है जो मैं बता सकूँ आपको कि वो अपसाइड पे होगा या डाउन साइड पे होगा, लेकिन करीब हैं हम काफ़ी। ये 7-8 दिन से ज़्यादा हो गए एक रेंज में। बियॉन्ड द पॉइंट निफ्टी में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना है, लेकिन प्रीएम्प्ट करना टफ होगा। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि प्रीएम्प्ट मत करें, जब हो जाए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन उस डायरेक्शन में चेज़ कर लें मार्केट को। अभी मार्केट ने कुछ भी नहीं किया आपके लिए। जब तक बाजार इस रेंज में है तब तक मिड और स्मॉल कैप में बने रहें, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ मोमेंटम आशीष बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर आप बने रहें और यहाँ पर अपने पोजीशंस कैरी करें। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। हाँ, मिड कैप्स आज भी 2.5% उछाल, और लास्ट 2 हफ्ते से अपन बता रहे हैं आपको कि कैसे वो 5-6% वीक ऑन वीक के मिड कैप स्मॉल कैप गेन दे रहा है इंडिसेस। तो ये पॉकेट है गजब का आउट परफॉर्म कर रही है। अपफ्रंट शो की शुरुआत में भी बातचीत हुई थी कि इंडिविजुअल स्टॉक्स देखिए किस तरह से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। रिटेल स्मार्ट है और गजब के मूव जो ब्रॉडर मार्केट डिलीवर करते हुए। अच्छा, हमने शुरुआत में शो की प्रॉमिस करा था कि फार्मा कंपनीज उनके मार्केटिंग को लेकर वो थोड़ा सा शिकंजा कसती हुई सरकार, उस पर आगे आता हूँ पहले, क्योंकि 3:15 बज रहे हैं। BTST या फिर STBT ट्रेड्स पैनल के ले लेते हैं ताकि ट्रेड पंच करने का भी टाइम हो अपने पास। गावा सर, क्या ले जाना है? लॉन्ग साइड, और वो है प्रेस्टीज। मुझे लगता है प्रेस्टीज ठीक नजर आता है। ट्रेड कर रहा है 1541 पर प्रेस्टीज। स्टॉप लगाना चाहिए 1525 का। नियर टर्म टारगेट 1560, लेकिन मुझे लगता है इससे भी हायर जोन देखेंगे आप।
प्रेस्टीज। ये प्रेस्टीज एस्टेट घर ले जाइए, ये हो गई गावस्कर की ट्रेड। सोनी जी, आप क्या कैरी कर रही हैं कल के लिए? अनु जी, BTST रिकमेंडेशन है यहाँ पे इंडियन होटल्स में। फाइनली 780 के ऊपर आज ब्रेकआउट दिया है और 2010 डेमा को भी क्रॉस किया है। तो यहाँ पे इंडियन होटल्स फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं 778 स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट है 805-810। ओके, इंडियन होटल्स। पालवे साहब, आज का क्या है? BTST लग रहा है, क्या होगा? तो बैंकिंग स्पेस पे AU बैंक पसंद आ रहा है स्टॉक में। अब फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। ओके, 10 से 15 दिन के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट AU बैंक में आते हुए दिखा है। हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। BTST पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट जो प्रोजेक्ट करे वो आना चाहिए 735-740 की तरफ। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 708 के आसपास। ओके, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर एक ब्रेकआउट स्पॉट कर रहे हैं राजेश जी। अमित जी, आप क्या कैरी कर रहे हैं? जी अनुज जी, BHEL के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रक्चर है और स्टॉक 2 दिन के रेस्ट के बाद ऑलमोस्ट 10 डमा से एक फिर ब्रेक दे रहा है। तो इसे बाय करें। 258 का स्टॉप लॉस रहेगा और 268 के टारगेट्स रहेंगे BHEL में। BHEL पसंद आ रहा है। मानस, आपका? तो देखिए, PNB हाउसिंग के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे क्योंकि आज कंसोलिडेशन के बाद फाइनली एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो PNB हाउसिंग के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस 1064 के लगाएंगे और 1100 रुपए 1100 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, सोमेल, आपका ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? मेरा ट्रेड होगा हिंद कॉपर पर और ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। मैं प्रियम कर रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आज क्लोजिंग दे रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया ट्रेड होगा, इवन इन पोजिशनल ट्रेड एज वेल। शॉर्ट टर्म में जो स्टॉप लॉस होगा 247 और टारगेट होगा 270 का। ओके, चलिए, ये हुई कल की BTST ट्रेड्स। अब आपको बताते हैं, देखिए बैन में कोई अपडेट नहीं है, सिर्फ एक स्टॉक जो ऑलरेडी बैन में बना हुआ है वो एज इट इज़ है। तो कोई खास वायदा बैन अपडेट में कोई चेंजेस नहीं है। अब मार्केट ब्रेथ की आपको बात बताते हैं। चलिए लेकर आइए ज़रा। बुलिश है मार्केट ब्रेथ। 54 लॉन्ग, 81 में शॉर्ट कवरिंग। इंटरेस्टिंग है, सेकेंड डे में शॉर्ट कवरिंग। 61 में शॉर्ट और 29 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो पहले लॉन्ग वाले स्टॉक्स देखते हैं। यहाँ पर PSU बैंक्स लीड कर रहे हैं, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, उसके अलावा कुछ और बैंकिंग और NBFC स्टॉक्स, AU बैंक और PNB हाउसिंग और फिनिक्स मिल्स रियल एस्टेट से। शॉर्ट कवरिंग में CDSL, उसके बाद येस बैंक, प्रेस्टीज एस्टेट्स, कैम्प्स और पेटीएम। इसके बाद आइए आप जरा शॉर्ट बिल्डअप में। आइनॉक्स विंड में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। मजगांव डॉक सेकेंड डे रनिंग, यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप। उसके अलावा केन्स और हीरो मोटोकॉर्प में शॉर्ट बिल्डअप। और इसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। नायका उसको लीड कर रहा है। आशीष, बिल्कुल ठीक है। और जो रीसेंट वायदा के एडिशंस थे, डे 1 तो नहीं, आप एक्चुअली सीरीज की शुरुआत हुई है कह लीजिए, तो वो ब्लू स्टार में एक्यूमुलेशन स्ट्रांग हो रहा है, ऊनो मिंडा में हो रहा है, इवन फोर्टिस हेल्थ केयर, खैर पुराना, लेकिन इसमें भी बड़ा स्ट्रांग एक्यूमुलेशन होता हुआ। खैर, एक बार येस बैंक, गावा सर एक बार चार्ट चेक करोगे येस बैंक की? हमने फंडामेंटल एनालिसिस तो कर लिया गुरमीत के साथ, लेकिन गजब मूव, गजब वॉल्यूम्स के साथ हो रहे हैं। मुझे लगता है येस बैंक हाई टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए और मुझे लगता है अच्छा लगता है। यहाँ पर 23 पे ट्रेड कर रहा है, ये 30 की तरफ जा रहा है। मुझे लगता है वहां पर रुकेगा नहीं और भी हाई जोन देखेंगे। जो बॉटम बना हुआ है मेरे ख्याल से एक बार 29 पार कर ले, फिर करीब 50 भी पॉसिबल है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म के हिसाब से शॉर्ट टर्म का चार्ट इंट्राडे नहीं देखना चाहिए। येस बैंक में बहुत ही बढ़िया राउंडिंग बॉटम बना है, उसमें मल्टीपैकर बन सकता है, लेकिन उसे काफी साल लगेंगे। लेट इज बाय ऑन डिप स्टॉक येस बैंक। चलिए देखते हैं अब कल के अनाउंसमेंट। उससे पहले सॉलिड एक्शन इस छोटे बैंक में। फार्मा कंपनियों को मार्केटिंग के नाम पर डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट देना अभी भारी पड़ने वाला है। क्या डिटेल्स हैं इसके लिए? दिल्ली चलते हैं आलोक के पास। आलोक, क्या अपडेट्स हैं भाई? बिल्कुल, देखिए, जो मार्केटिंग के नाम पर डॉक्टरों को फ्रीवीज देते हैं कंपनियां, उनके खिलाफ सरकार काफी सख्त है। दरअसल देश में UCPMP यानी कि यूनिवर्सल कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस लागू है और इसी के तहत सरकार ने देश की जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स एसोसिएशंस हैं और कंपनियां हैं
उनको चिट्ठी लिखकर कहा है कि जितने भी उनके मार्केटिंग खर्चे पिछले 1 साल में उन्होंने किए हैं उसकी तमाम डिटेल्स वो सरकार को 31 जुलाई तक सौंपें। अगर वो लोग ये काम नहीं करते हैं, ये डिटेल्स नहीं सौंपते हैं, तो उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। ये फार्मा मिनिस्ट्री ने हमें सोर्सेस के जरिए बताया है कि ये तमाम कार्रवाइयां हो सकती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो फ्रीवीज हैं, जो डॉक्टरों को काफी महंगे गिफ्ट दिए जाते हैं, विदेशों में टूर कराए जाते हैं रिसर्च के नाम पर, इन तमाम चीजों पर सरकार रोक लगाना चाहती है। और इसी वजह से सरकार जो यूसीपीएमपी लागू है देश में, उसके तहत नोटिस चिट्ठी भेज के सारे फार्मास्यूटिकल कंपनियों को कह रही है कि अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं वो 1 महीने के अंदर सरकार के पास सबमिट करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, और ये काफ़ी मच नीडेड है मैं कहूँगा। खैर इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स गाबा सर ने लिया था, एक बार उसका इंट्राडे चार्ट लेकर आइए जरा। अच्छा मूव आया यहाँ पर प्रेस्टीज एस्टेट्स में, डे हाई के करीब बंद हो रहा है ये स्टॉक। 1-2 स्टॉक्स और देखते हैं जो डे हाई पर बंद हो रहे हैं, और उसके बाद निफ्टी बैंक क्लियरली जब से मोमेंटम निफ्टी बैंक में आई है, फिर निफ्टी बैंक का ऑल टाइम क्लोजिंग हाई होगा। और ध्यान रखिएगा अब 56,098, आई थिंक वो एक आंकड़ा है 56,098, वहाँ से अब हम सिर्फ 200 पॉइंट दूर हैं। तो वो एक अगर प्लेट बनी हो डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप तो वो दिखा दीजिए, सिर्फ 200 पॉइंट दूर रह गए। अगर वो नहीं रेडी हो तो 52 वीक हाई वाली प्लेट दिखा दीजिए, 2 में से एक भी दिखा दीजिए, उससे काम हो जाएगा हमारा। ये 52 वीक हाई है 56,098, नीचे टिकर पे चल रही थी वो प्लेट कि कितना डिस्टेंस बचा है 52 वीक हाई से, मतलब ऑल टाइम हाई से मात्र 200 पॉइंट। तो एक्सपायरी वाला ये पॉलिसी वाला वीक भी है, तो शायद पॉसिबल है कि हम इस हफ्ते जड़ दें वो ऑल टाइम हाई, और ये काफ़ी पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए अगर आपका सबसे बड़ा इंडेक्स एटलीस्ट आपका लाइफ टाइम हाई हिट करे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 2 स्टॉक्स देखिए एक बार जरा। एक बार लेकर आइए आप इंडियन होटल्स, और एक बार आप लेकर आइए आज की लिस्टिंग का, क्या नाम है उसका, लीदा श्लॉस बेंगलोर। वो दोनों देख लेते हैं एक बार। और ये इंडियन होटल्स है और ये श्लॉस है। प्राइस पे खड़ा हुआ है, ठंडा पड़ गया था शुरुआत में, तो फ्लैट है ये, लेकिन इंडियन होटल्स 2% ऊपर है। आई थिंक मार्केट ने वर्डिक्ट दे दिया बेसिकली, हमें किसी वर्डिक्ट की जरूरत नहीं है, मार्केट ने वर्डिक्ट दे दिया। नहीं, इसकी चर्चा भी हुई थी, पैसा नहीं बनने वाला, नहीं बना किसी का, और ऊपर इंडियन होटल्स बढ़िया आउट परफॉर्म करता हुआ। वैसे सौमिल, जो आपने टेस्ला चलाई थी ना, उसमें आपने ध्यान नहीं दिया, MRF के टायर लगे थे। लाइए भाई, देश का सबसे महंगा स्टॉक क्या मूव कर रहा है, 1.5% मजबूत, इस समय 1,40,000 पे खड़ा है। सौमिल, हालांकि इसमें कुछ किसी के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी चार्ट तो देखिए सर, वन साइडेड ट्रेड है इन सिंस लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। जो बॉटम बनाया था 1,20,000 के आसपास, वहां से 1,02,000 के आसपास, वहां से ऊपर में जो 1.5 लाख के आसपास अभी चल रहा है 1,40,000 के आसपास, ये पूरा का पूरा एक 5 वेव राइज है। अगर ये 5 वेव राइज है तो यहाँ पे छोटा सा करेक्शन करके ये फिर से ऊपर की तरफ रुक करेगा, तो ओवरऑल ट्रेंड इज पॉजिटिव। जो सपोर्ट लेवल्स है वो 40 डेली मूविंग एवरेज पे है, दैट इज 1,33,670। ये एक लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और शॉर्ट टर्म भी पॉजिटिव रहेगा अगर आप ये स्टॉप लॉस लेके चलें, बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखनी है। ओके, हमारे एक ऐसी कंपनी जिसकी इक्विटी बहुत लिमिटेड रही, कभी इसने चेंज नहीं किया, कोई बोनस नहीं, कोई स्टॉक स्प्लिट नहीं, लोगो भी चेंज नहीं किया। मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, वही वाला लोगो है अभी तक, वही पड़ा हुआ है लोगो, वो भी चेंज नहीं किया। तो वाई चेंज समथिंग विच इज़ नॉट ब्रोकन, तो ये मानना है इनका। और डिविडेंड भी 3 रुपये देते हैं। एक फाइनल डिविडेंड उन्होंने 194 रुपये दिया था वैसे पिछली बार, आई थिंक पिछली बार फाइनल डिविडेंड 194 रुपये का था। उससे भी पंचर नहीं रिपेयर होगा आपका। हाँ, आजकल तो नहीं होता है। हाँ, तो ठीक है, लेकिन पैसा बहुत बना के दिया। देखिए, जरूरी नहीं कि आप हर चीज़ डिविडेंड से ही कमाए, कैपिटल गेंस बहुत तगड़ा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्लोजिंग की तरफ बढ़ने वाले हैं, उससे पहले 1-2 स्टॉक चेक और कर लेते हैं, उसके बाद क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। मार्केट निफ्टी लेकर आइए एक बार जरा, ये देखिए क्या हुआ निफ्टी में। हम ऑलमोस्ट ग्रीन में आने वाले थे, ऑलमोस्ट आ गए थे ग्रीन में, लेकिन लास्ट के मिनट में फिर एकदम से एक नॉक आया। और ये नॉक किसकी वजह से आया, एक आध स्टॉक देख लेते हैं जरा। एक बार आप इस घंटे के मूवर्स अगर देखें, लार्सन एंड ट्यूब्रो, एक बार LNT का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए जरा। अच्छा देखिए क्या है ना आशीष,
ये देखिए, ये सारा मार्केट में ना प्रॉब्लम क्या है कि एफआई नहीं चलने देगा इसको, लार्ज कैप स्टॉक्स को नहीं चलने देगा क्योंकि उसकी पोजीशनिंग ऐसी है। लार्ज कैप स्टॉक को नहीं चलने देगा, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब निफ्टी और मिड कैप का इंटरडे चार्ट देख लीजिए आप, मिड कैप ऑलमोस्ट हाई पे जाके बंद हो रहा है मिड कैप का चार्ट, और बिना किसी वॉलेटिलिटी के। ये निफ्टी का चार्ट है, जिस तरीके की रैली आई एकदम से वो कोलैप्स हो गया। मिड कैप में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल कैप और भी बेटर है इनफैक्ट, स्मॉल कैप। तो ये आई थिंक अब मार्केट फोकस वहाँ कर रहा है जहाँ एफआई नहीं है, चाहिए ही नहीं, मतलब ये जहाँ वो स्टॉक्स हैं उन पर फोकस करो बेसिकली। लॉजिकल भी है। एक एम्फोसिस, सोनी जी क्विकली आप देखना, एम्फोसिस आज सुबह से दबाव में, क्योंकि एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट कहती है कि इसके जो वन ऑफ द प्रोमिनेंट क्लाइंट्स है फेडेक्स, वो इस साल इसको छोड़ के दूसरी कंपनी की तरफ स्विच करने जा रहा है। हालांकि हमने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं करी, लेकिन वही सुबह से दिक्कत कर रहा है स्टॉक के लिए। चार्ट्स हैं कैसे, लोअर लेवल से तो रिकवर कर गया है। आशीष जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि टुवर्ड्स 2520 रेजिस्टेंस रहेगा। कॉल राइटर्स काफी एग्रेसिव हैं, अगर उसके ऊपर ही सस्टेन करता है तो वहां पे एग्जिट करेंगे पोजीशन, बट जब तक वो लेवल्स 2520 2525 ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है, सेलिंग प्रेशर हायर लेवल से कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट सपोर्ट 2440 पे जाके बैठता है, तो कहीं ना कहीं ये एक सेल ऑन राइज बैठ सकता है जब तक वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, वॉल पे चला जाए और आज के इस मार्केट क्लोज को समझा जाए। 1 ही मिनट बचा है, निफ्टी करीब 62 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है, निफ्टी बैंक 100 पॉइंट ऊपर। एक और ऑल टाइम क्लोजिंग हाई होगा बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी आईटी करीब 300 पॉइंट नीचे था, यहाँ अच्छा खासा प्रेशर था, लेकिन देखिए इंडेक्स टू फोकस मिड कैप और स्मॉल कैप, मिड कैप 0.5% ऊपर, स्मॉल कैप 1% से भी ज़्यादा ऊपर। एडवांस डिक्लाइन भी एडवांसेस के फेवर में रहा, मतलब बढ़ने वाले स्टॉक्स ज़्यादा थे गिरने वाले स्टॉक्स के मुकाबले। चलिए सेक्टोरल हीट मैप देख लेते हैं एक बार। काफ़ी मिक्स थी आज पिक्चर। पीएसयू बैंकों ने एक बार फिर सेकेंड डे रनिंग कमान संभाली, 2% ये इंडेक्स ऊपर था, और उसके अलावा रियल एस्टेट ये भी करीब 2.25% ऊपर था। तो ये दो इंडेक्स थे जो क्लियरली स्टैंड आउट कर रहे थे। कुछ हद तक एफएमसीजी जो 3/4% ऊपर था। नीचे क्या थे, आईटी और मेटल्स। तो ग्लोबल फेसिंग स्टॉक्स में फिर गिरावट आई, 3/4% नीचे थे। ऑयल एंड गैस और फार्मा, यहाँ पर भी हल्की सी आपको गिरावट देखने को मिली। ऑटो फ्लैट था, कैपिटल गुड्स इंडेक्स फ्लैट था, फिनेंशियल्स में हल्की सी गिरावट रही। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं। सबसे ऊपर अदानी पोर्ट्स 2% ऊपर, महिंद्रा, इटर्नल, पावर ग्रिड, लीवर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा कंज्यूमर, कोल इंडिया, यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग थी। हीरो मोटोकॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, रिलायंस ने थोड़ा प्रेशर डाला आज मार्केट के ऊपर। ये आज स्टॉक्स थोड़े से नेगेटिव साइड पर रहे। तो बेसिकली मंडे की वही कहानी जो पिछले पूरे हफ्ते हमने देखी। इंडेक्स में कुछ नहीं, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में शानदार ट्रेडिंग। आशीष चलिए इस नोट पे एक काम करा जाए, आज के सेशन को समेटा जाए, पर मार्केट रिलेटेड कवरेज समेट रहे हैं। ब्रेक के उस पार कमोडिटीज रिलेटेड कवरेज, और फिर सीएनबीसी आवाज़ में तो पूरी शाम सारे तमाम अपडेट्स पर प्रोग्रामिंग कंटिन्यू करेगी। अच्छा, शो ख़त्म करें उससे पहले इस शो को ख़त्म कर रहे हैं। बाज़ार के शानदार कवरेज और हर एक्शन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहें नोवामा प्रेजेंट्स सीएनबीसी आवाज़ मार्केट सेंट्रल। नमस्कार।